नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप कौशिक और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज 16। एक वो शख्सियत हमारे साथ है जो आज के दिन पूरे हरियाणा में नहीं पूरे देश में वायरल है नाम। जो पूर्व आईपीएस हैं आरएस यादव जी, जो महेंद्रगढ़ जिले से हैं, शोभापुर गांव से हैं। इनकी वीडियोज आपने देखी होंगी, एक इंटरव्यू आपने देखा होगा जो आज के दिन सबसे ज्यादा चर्चित, बहुचर्चित है। इनसे हम बातचीत उसी विषय को लेकर करेंगे कि भाई क्या पूरा मामला था और उसके बाद की जो प्रतिक्रियाएं दूसरे पक्ष की आई हैं, उनके जो सवाल हैं वो भी इनसे बातचीत करेंगे। बातचीत करते हैं। सर नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू सर एक बार अपने बारे में थोड़ा सा बता दें स्टार्टिंग से, भाई कहाँ से आप हैं और कहाँ कब आपकी ज्वाइनिंग हुई, कैसे क्या हुआ। ये मेरा गांव ही है शोभापुर, नारनौल हरियाणा में जी। और मेरा जन्म इसी गांव में 18 फरवरी 1962 को हुआ। मैंने गवर्नमेंट स्कूल से शोभापुर से 5th क्लास करी और गवर्नमेंट स्कूल भूषण कला से 8th क्लास करी और नारनौल हायर सेकेंडरी स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से ही मैंने 9th 10th किया और बीकॉम भी मैंने गवर्नमेंट कॉलेज नारनौल से ही किया और मैं एमको राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से किया। फिर जीआईसी में मैं एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर लग गया 22 साल की उम्र में। 22 से 26 साल की उम्र तक मैं जीआईसी में रहा, 1 साल बम्बई, 3 साल दिल्ली और उसके बाद मैंने 1988 बैच में आईपीएस किया। इस आईपीएस में कामयाबी का जो राज है, महेंद्रगढ़ जिले के अपने यादव अहीर बिरादरी से मैं लगभग पहला ही आईपीएस हूँ। जनरल कैटी, तब तक रिजर्वेशन नहीं हुआ था, जनरल में लड़े। जनरल से ही मैं आया। 122वां मेरा रैंक था और शायद 1-2 नंबर और होता तो मैं आईएफएस या आईएएस में होता, लेकिन कुछ तरह इस तरह का। और कामयाबी का जो इसमें राज है, उसमें सबसे पहले तो मैं भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने जैसी डेस्टिनी हमारी पास्ट के हिसाब से मिलनी थी वो हमें इस जन्म में मिली। और हमारे माता पिता, मेरे पिताजी टीचर थे, दादा किसान थे। पिताजी राजस्थान में पड़ोस में ही टीचर थे और दादा किसान थे और छोटे मार्जिनल फार्मर ही थे जी। तो मेरे हिस्से में 2 एकड़ ज़मीन जो आई यहाँ पे, उसमें 1 एकड़ ज़मीन मैंने बेच के, जब मैं सस्पेंडेड था, आपने? हाँ, अपने भाई को। और फिर आईपीएस तो बहुत कमाता है, आप बेच नहीं, रहे पहले मैं अपनी स्टोरी बता दूं। वो बेच के मैंने जो है ये घर बनाया था, क्योंकि मैं सस्पेंडेड था, इसलिए मुझे मेरी 1 एकड़ जमीन 10 साल में सस्पेंशन और डिसमिसल में रहा, 2000 से 2010 तक। तो उसमें जो है उस टाइम पे 3 एकड़ जमीन मेरी वाइफ की मैंने बेच के गुजारा किया, 1 एकड़ मेरी बेच के गुजारा किया। और कामयाबी का जो राज है, सबसे पहले ईश्वर है, उसके बाद माता पिता और फिर खासकर मेरे टीचर्स। उन्होंने अच्छा गाइड किया। दिल्ली में भी गुरुकुल गौतम नगर में आचार्य हरिदेव जी है, 2 साल वहाँ में रहा, बचपन से आर्य समाज से जुड़ गया और आईपीएस इस तरह मैं 1988 में बन गया। कैडर मुझे, मेरी शादी हरियाणा की ही एक जुडिशियल मजिस्ट्रेट डीडी यादव सेशन जज साहब है, उनकी लड़की अनुपमा यादव से हुई। लगने के बाद हुई या पहले? लगने के बाद में। वो मेरे से पहले जज बन चुकी थी 87 में और मैं 88 में आईपीएस बना। कार्डर मुझे मिला नहीं था, लेकिन क्योंकि हरियाणा में टॉपर था, मैं सोचा हरियाणा मिलने वाला है, तो मैंने उनसे जो है दिसंबर 1988 में उनसे यहाँ विवाह कर लिया। फिर 4 महीने मसूरी और 1 साल जो है हैदराबाद में कोर्स किया और उसके बाद कार्डर मुझे गुजरात अलॉट हो गया। गुजरात हो? हाँ जी, लेकिन फिर मैंने कैट में चैलेंज किया और कोर्ट से फिर मुझे, क्योंकि मैं टॉपर था, तो कोर्ट ने मुझे हरियाणा में रहने के लिए स्टे दे दिया और मैं 96 तक हरियाणा में रहा। फिर वो कोर्ट केस में हार गया, फिर उसके बाद मैं गुजरात चला गया। अच्छा, आपने अभी जो अपनी बातें बताई उसमें से 2 सवाल निकल के आए। हाँ, एक तो आपने 1 एकड़ आपकी बेची, हाँ जी, 3 एकड़ आपकी पत्नी की बेची। ऐसी यस। क्या जरूरत पड़ी? और उससे पहले ये सवाल है कि आप रह रहे हैं कि 10 साल तक आप सस्पेंड रहे, बिना नौकरी रहे, हाँ कह जी, सकते हैं उसको। तो ऐसा क्या आपने किया कि 10 साल तक आपको ये सजा भुगतनी पड़ी? हरियाणा में जब मैं था तो मैं 3 जिलों का एसपी रहा। सिरसा, सोनी, सबसे पहले जींद में लगा 93 से 94, उसके बाद मैं सोनीपत रहा और फिर मैं सिरसा रहा। मज हरियाणा में रहे आप? हाँ जी, और सिरसा में रहा। तो सिरसा में जब मैं एसपी था तो मैंने जो चौटाला साहब के 2 पुत्र हैं, अजय सिंह चौटाला साहब और अभय चौटाला साहब। कब की बातें हैं ये जुलाई 95 की है। 95? जुलाई 1995 में। इन्होंने जून 1995 में रास्ता रोको आंदोलन किया था, तो उसमें कुछ
ट्रेन वगैरह में 8 डब्बे डिरेल हो गए थे और ट्रेनें आ जा नहीं रही थी, तो ऊपर से रेलवे पुलिस में पर्चा दर्ज था और ऊपर बाय से नेम। हाँ जी, हाँ जी, इनके खिलाफ था और इनके कुछ वर्कर भी थे। अच्छा। तो उसके बाद में क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट नाराज हो गई थी, चौधरी बद्रीलाल जी मुख्यमंत्री थे कि कैसे लॉ एंड ऑर्डर ब्रेकडाउन हो गया और आप रेलें भी नहीं चल रही हैं, तो शायद नरसिंह राव साहब या रेल मंत्री साहब जिन्होंने भी उनको फ़ोन किया होगा जी। और उन्होंने मुझे बताया कि भाई दिल्ली से फ़ोन आया है, बुला के, मैं एसपी सीआईडी था उस टाइम पंचकुला में, अच्छा जी। तो बुला के कि आप वहाँ पे कंट्रोल करो, लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करो, गुंडागर्दी है तो मची हुई है, ट्रेन भी नहीं चल रही है, बस भी नहीं, लकड़ काट के ग्रीन ब्रिगेड ने डाले में रास्तों पर, जी। आप कंट्रोल करिए वहाँ जाकर। और मुझे नहीं पता था कंट्रोल करने के बाद ये अंजाम इतना खतरनाक होगा पुलिस की नौकरी में, क्योंकि हमारी तो पहली जनरेशन के ही आईपीएस हैं हम। उसके बाद में फिर मैं वहाँ जुलाई में जाता हूँ और वहाँ पे अजय और अभय को मैं अरेस्ट कर लेता हूँ और अरेस्ट करने के बाद में उनकी थोड़े दिन बाद बेल हो जाती है और उसके बाद 90 मैं कार्डर केस हार गया, कार्डर केस हार कोर्ट में। उसके बाद मैं वहाँ पे गुजरात में चला जाता हूँ। तो 95 में ही हुआ, 96 में आप गुजरात चले गए। 96 में गुजरात से जैसे ही बंसीलाल सरकार आई, बंसीलाल जी ने मुझे रिलीव कर दिया और मैं गुजरात चला गया। गुजरात कार्डर मेरा ओरिजिनल कार्डर था जी। वहाँ पहले मैं डीसीपी हेडक्वार्टर रहा, उसके बाद में डीसीपी ट्रैफिक रहा और फिर गांधीनगर में मैंने मुझे ज़िले में एसपी लगाया। गांधीनगर में मैंने एक ही ज़िला किया है, यहाँ पे हरियाणा में 3 जिले। जब गांधीनगर में एसपी था जी। उस टाइम एक किडनैपिंग केस हुआ था, रुचि किडनैपिंग केस। उस केस में गुजरात के गृह मंत्री ने, 3 साल की बच्ची थी, जी। गुजरात के गृह मंत्री मुझे और आईजी हमारे पाठक साहब, मेरे बॉस, उनको अपने फ्लैट पे 11 अप्रैल को बुलाया। वैसे 16 अप्रैल को लड़की हमने रिकवर कर ली थी, लेकिन जब 11 अप्रैल को उन्होंने बुलाया तो वो कहने लगे, लड़की जो स्कूल से मंत्री जी कहने लगे कि आप ये जो दक्षा शुक्ला और जयसुख शाह, इन दो को अरेस्ट करना चाह रहे हो, ये जयसुख शाह वहाँ का पत्रकार है संदेश का, और मुझे फाल्गुन पटेल जो मालिक हैं संदेश के, उनका हमें फ़ोन आया है कि इनको बचाना है भाई, एक ऐसा करो, आप जयसुख शाह को अरेस्ट मत करो और दक्षा शुक्ला को भी अरेस्ट मत करो। और फिर मैंने कहा कि साहब ऐसा करो, क्योंकि ये जो लड़की किडनैप्ड हुई, ये स्कूल से जयसुख शाह और दक्षा शुक्ला अपनी गाड़ी में बिठा के दक्षा शुक्ला के घर लाए थे। मतलब तो राजनीति है वो बचाने के चक्कर में थी। हाँ, ये उनको अपने घर लाए, हमें सबूत मिल गए। जो स्कूल की टीचर है, कड़ी स्कूल है वहाँ पे एक गांधीनगर में, उस स्कूल के टीचर जहाँ वो बच्ची पढ़ती थी, छोटा प्ले स्कूल टाइप, तो उसमें उस टीचर ने बताया कि मैंने कहा यहाँ बच्ची आई थी सुबह, उन्होंने कहा जी आई थी, लेकिन ये जो है एक दक्षा शुक्ला और जयसुख शाह, क्योंकि वो फेमस है दोनों ही, बड़े पत्रकार हैं, तो उनको जो है वो ले गए हैं। तो फिर नेचुरली पुलिस का काम है कि भाई बच्ची मिल रही नहीं या पता करो, तो फिर जो है, और उन्होंने कहा तीसरा आदमी उनके साथ जो बस का कंडक्टर था, जो बच्चों को लाता था, नीलेश जाडेजा, वो था। ये तीनों बच्ची को ले गए। तो फिर जो है हमने सारी इन्वेस्टिगेशन करी, क्योंकि नीलेश जाडेजा तो बच्ची को ले गया था और वो कहीं दूर था, तो हमने सोचा अब इनको अरेस्ट किया जाए, दक्षा शुक्ला और जयसुख शाह को। जयसुख शाह के घर पे हमने 1-2 बार रेड डाली, तो जो है उसने दबाव बनाया फाल्गुन पटेल के थ्रू, और गृह मंत्री ने हमें बुलाया अपने फ्लैट पे 11 अप्रैल को और कहा कि यादव साहब ये इसको बचाओ किसी भी तरह। मैंने कहा साहब हम तो पहले बच्ची को बचाएंगे, बिल्कुल, यदि आप चाहते हो कि इनको बचाया जाए तो पहले आप हमें बच्ची जिंदा दे दो, 3 साल की बच्ची है, आप बच्ची रिकवर करवा दो। हाँ, रिकवर करवा दो, बाद में देख लेंगे जैसा आप कहोगे, लेकिन पहले बच्ची रिकवर, पहले इनकी सिफारिश मत करो जी, until we recover the गर्ल अलाइव। तो लेकिन उन पे बहुत ज़्यादा दबाव था आर्यन पंड्या जी, तो वो जो है वो कहने लगे आईजी, मैंने कहा मैं नहीं करूँगा जी, मैं पाप नहीं करता, क्या आप दोनों को भगवान से डर नहीं लगता? तो फिर वो कहने लगे कि आईजी साहब आप इनको समझाओ। तो आईजी साहब मुझे कहने लगे यादव साहब आप इतना मत अड़ो, और जो है
ये मंत्री साहब को कोऑपरेट करो। वो बोले यार मंत्री जी हम देखो हम आपको कोऑपरेट करेंगे ऐसे, वो बीच बचाव कर रहे थे, पर मैं ना बोल रहा था कि साहब पहले हमें लड़की चाहिए, जी। और जब तक हम उसको पकड़ नहीं लेंगे लड़की कैसे आएगी, दबाव नहीं बनेगा। तो फिर मंत्री जी थोड़ा सा नाराज हो गए, मैं और आईजी साहब फिर आ गए वहां से, और मैंने उनको कोऑपरेट करने से मना कर दिया, बल्कि मैंने उनको कहा कि आपको भगवान से डरना चाहिए, और इस मामले में ईश्वर का दंड बड़ा आ सकता है, जी। वहां देर नहीं। और आप जानते हैं बाद में ये दोनों ही जो है आईजी स्विमिंग पूल में डूब के मर गए थे 55-56 साल की उम्र में, और ये हरिन पंड्या जी शायद 2003 में 46 साल की उम्र में इनकी गोलियों से इनकी हत्या हो गई थी। तो फिर बुरे काम का बुरा नतीजा होता, कर्मा कम्स बैक। उसके बाद में 16 अप्रैल को लड़की रिकवर हम कर लेते हैं, वो पुलिस स्टेशन के पास छोड़ जाते हैं, जी। और नीलेश जाडेजा को भी हम अरेस्ट कर लेते हैं। और फिर आगे की कार्रवाई जब हम करने वाले थे जयसु को पकड़ने वाले, तो ये जो दूसरी लॉबी थी फाल्गुन पटेल, जयसुख शाह और ये बड़े जो लोग थे, मीडिया के भी बड़े लोग थे, जी। तो इन्होंने सरकार पे केशुभाई पे दबाव बनाया, और ऊपर क्योंकि वहां से जो गृह मंत्री थे भारत के, प्रधानमंत्री अडवाणी जी थे गांधीनगर से, और आपस में इनकी बातें हुई, और वो केस मेरे से लेके सीबीआई को दे दिया गया। और उसका देने का पर्पज सिर्फ इतना ही था कि वो उस पत्रकार को, जयसुख शाह और दक्षा शुक्ला, उनको बचाना चाहते थे, क्योंकि लोकल पुलिस ने मैंने मना कर दिया था। और बाद में सीबीआई को वो केस दे दिया गया, और बाद में उन्होंने एक्चुअल बचा भी दिया। और हाँ, मुझे लड़की मिलते ही 16 अप्रैल को मैं नीलेश जाडेजा को इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया। मैं पूछता किस पर्पज से ले गए, क्या लगे। उससे पहले गांधीनगर से मुझे बदलकर वाइस प्रिंसिपल पीटीसी जूनागढ़ लगा दिया गया, और जूनागढ़ लगाने के बाद में फटाफट जो है, बल्कि दूसरा एसपी भी नहीं लगाया, पड़ोस के एसपी थे भाटिया साहब महसाणा के, उन्होंने आके पर्सनली उनको चार्ज दे दिया और बोले यादव साहब अभी चार्ज छोड़ो आप। तो वो मेरे से चार्ज ले लिया, लगभग जबरदस्ती, क्योंकि मैं उसको जो कॉन्स्पिरेसी थी उसको अनर्थ कर रहा था, उसको निकाल रहा था। नीलेश जाडेजा इन्वेस्टिगेट करता, बाधा डाल रहे थे, क्योंकि बच्ची ने तो बता दिया मुझे नीलेश जाडेजा ले गया था, और नीलेश जाडेजा साथ एक अंकल आंटी लाए थे स्कूल से, इतना पता लग गया। तो फिर जैसे ही नीलेश जाडेजा को मैं इन्वेस्टिगेट करता, तो वो करने नहीं दिया गया मुझे, भाटिया साहब ने इन्वेस्टिगेट नहीं करने दिया, और बोले जी यादव साहब आप तो वहाँ मैं चार्ज लेता हूँ, सरकार चाहती है अब तुरंत जूनागढ़ चले जाए। तो वो ले लिया, क्योंकि उन सबको बचाना था, एक तरीके से आपको वहां से हटा के भगा दिया उसको बचाने के लिए। उस तभी तो देखो ना, केशुभाई जी और हरिन पंड्या को उसकी बाद में सजा भी मिली है। उसके बाद में वो केस जब दे दिया गया, फिर क्योंकि हरिन पंड्या जी जो तफ्तीश में दखल डाल रहे थे, मैंने उनके खिलाफ गवर्नर को और मुख्यमंत्री एसीएस होम डीजी वगैरह को लेटर लिखा कि साहब इन्होंने इस तफ्तीश में ये बाधा डाली, ऐसे हमें काम नहीं करने दिया, अपने घर पे बुला के कह रहे हैं कि आप इनको मत पकड़ो, ये मत करो। तो ये पुलिस को प्रोफेशनलिज्म में आमतौर पे नेताओं को दखल नहीं देना चाहिए, उनको सिर्फ इतना ही बोलना चाहिए भाई बच्ची को बचाओ, किडनैपर को आप पकड़ो, किडनैपर्स को, और इनको वो उल्टा काम कर रहे थे। तो वो मैंने जब चिट्ठी लिखी तो वो नाराज हो गए, और उनका फोन भी आया मुझे, वो बोले कि यादव साहब आपने मेरे खिलाफ लेटर लिखा है कि मैंने आपके काम में दखल डाला, और ये कि यार आप मेरे पे कार्रवाई करना चाहते हैं 186 आईपीसी के तहत, ऑब्स्ट्रक्शन इन पब्लिक ड्यूटीज। मैंने कहा साहब लिखा है, बताओ आपने बुला के हमें बोला था, धमकाया था कि नहीं बोला था, मना किया था कि मत पकड़ो जयसुख शाह को जी। तो बोले ऐसा चलता है, तुम इस तरह की तुम उन्हें अपनी कब्र खोद रहे हो। अच्छा, तुमने अपनी कब्र खोद ली है, तुम नहीं जानते तुम क्या कर रहे हो, तुमने कब्र खोद ली है, और मेरे रहते तुम कैसे गुजरात में नौकरी कर लोगे। अच्छा जी। मैंने कहा साहब मैं तो अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ, मैंने तो उस दिन भी कहा था कि मेरे को गांधीनगर एसपी से बदल दो, किसी और से ये काम करवा लो, मेरा काम तो बचाना नहीं, किडनैपर को, किडनैप गर्ल को बचाना, बच्ची को बचाना मेरा काम है। उस दिन में कहा था बदल के किसी दूसरे से करवा लो, आपने सीबीआई से करवा भी लिया है। तो वो बोले कि आप मेरे रहते कैसे नौकरी करोगे। फिर मैंने उनको दो बात बोली, मैंने कहा कि कब्र की बात आप कर रहे हो, ये जिंदगी मौत का फैसला ऊपर वाला करता है, कब्र में मैं जाऊंगा या आप,
गॉड ऑलमाइटी विल डिसाइड। बिल्कुल। ऊपर वाला फैसला करेगा। जहां तक दोबारा गुजरात में नौकरी की बात कर रहे हो, ठीक है, आप सरकार हो, आप नौकरी नहीं करने देंगे, मुझे प्रॉब्लम कर सकते हो, तो जब आप कब्र में चले जाएंगे तब मैं नौकरी आके कर लूंगा। अच्छा। जो मेरे को भेजना चाह रहे हैं, जस्ट वो ईश्वर ने ही मेरे से बुलवाया। तो उसके बाद जो जी उन्होंने गृह मंत्री वो जो हरेन पंड्या जी मुख्यमंत्री से मिले और लगभग मुख्यमंत्री ने बाद में मुझे बुलाया, बोले कि वो 21 एमएलए लेके और मेरे पास आया था हरेन पंड्या, आपने उसको क्यों नाराज कर दिया? मैंने कहा साहब नाराज नहीं किया, ये फैक्ट है, वो काम नहीं करने दे रहा था हमें। किडनैपिंग में यदि बीच में दखल देंगे लोग तो कैसे किडनैपर को हम पकड़ इन्वेस्टिगेशन करने नहीं दे हाँ, रहे। तो बोले हूँ मजबूर छूं और मैं मजबूर हूँ, मुझे आपको सस्पेंड करना पड़ेगा, मुझे आप पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। अच्छा जी। मैंने कहा साहब कर दीजिए, मैं अपना कर्म भुगतूंगा, आप अपना भुगतेंगे। हो सकता है कि मेरा कोई कर्मा सेटल हो रहा हो, आप बिल्कुल। कर दीजिए। आप नहीं चाहते मैं नौकरी करूं यहाँ, तो मैं तो हरियाणा चला जाता हूँ। तो कब फिर आपको तो suspend उन्होंने किया? मुझे सस्पेंड कर दिया कुछ दिन बाद, और फिर 21 फरवरी 2000 को सस्पेंड किया। और फिर मैं हरियाणा में आके यहाँ अपने जो गांव जिस घर में बैठे, जी। ये मैंने सस्पेंशन के दौरान ही मेरी 2 एकड़ जमीन मेरे हिस्से में, 1 एकड़ मैंने मेरे भाई को बेच दी और उससे फिर ये घर बना लिया। 3 एकड़ मैंने मेरी वाइफ की भी जमीन बेच दी, उससे हम गुजारा करने लगे। और इन द मीन टाइम जो है फिर मुझे 2006 में डिसमिस कर दिया सरकार ने। डिसमिस ही कर दिया? हाँ, कि भाई ये क्योंकि मेरा जो फिक्स किया था हेडक्वार्टर जूनागढ़, जी। हेडक्वार्टर जूनागढ़ की, जब तक ये यहाँ नहीं आए, जूनागढ़ में आओगे तभी आपको हम गुजारा भत्ता देंगे। मैंने कहा कि हरेन पंड्या साहब नहीं चाहते कि मैं वहाँ नौकरी करूं, तो अभी जब तक वो जिंदा है मैं वहाँ नहीं आ सकता। अच्छा जी। क्योंकि हम दोनों में एक ही बचेगा। वो चाह रहे हैं कि, तो मैं तो खुद तो उसको मारना चाहता था, लेकिन मैंने कहा वो मुझे मारना चाहते हैं। 2000 में ये मामला हुआ, 6 हाँ। में आपको ये कर दिया गया। तो ये जो चौटाला साहब वाला मामला हुआ, चौटाला गांव में, हाँ, वो कब हुआ? ये मैं बताता हूँ आपको। जब मैं यहाँ पे आ गया 2000 में और 2006 में डिसमिस हो गया, 2010 में मुझे दोबारा नौकरी मिली और फिर मैं दोबारा, तब वहाँ के मुख्यमंत्री नरेंद्र भाई मोदी थे और मैंने 2010 में ड्यूटी ज्वाइन करी, वहाँ मिला उनसे और 12 साल अब नौकरी करके आया और उन्होंने मुझे बड़ा कोऑपरेट किया। उन्होंने कहा यादव साहब मैं तो पहले भी बुला रहा था आपको, और वो तो आप आ जाते। 2003 में उनकी डेथ हो गई थी, तो उसके बाद भी मैंने मैसेज रायगर साहब के थ्रू भेजा आपको। मैंने कहा साहब बस मेरा तो पुलिस की नौकरी से ही मोह भंग हो गया था कि इन परिस्थितियों में कैसे काम करे, जब करने ही नहीं देते नेता लोग काम तो पुलिस कैसे काम करेगी। बिल्कुल। तो बोले चलो कोई बात नहीं, अभी मैं आपको जिले वगैरह में लगा दूं जो भी। मैंने कहा नहीं साहब, मुझे SRP वगैरह में साइड में रख दीजिए, और मैं स्ट्रेस्ड हूँ, मेंटली भी काफ़ी, फाइनेंशियली, मेंटली, हर तरह से मैं बिल्कुल आई एम बेसिकली इट इज ए काइंड ऑफ डिजीज, पोस्ट ट्रॉमेटिक PTSD बोलते हैं इसको, अच्छा। पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर। यानी कि आदमी जब ट्रॉमा से गुजरता है तो वो दुख से भरा होता है और बड़ा उसको परेशान। वो ज्यादा स्ट्रेस नहीं ले सकता, वो सिर्फ झेल सकता है कि चलो लाइट ड्यूटी कर सकता है, ज्यादा हैवी ड्यूटी नहीं कर सकता। ठीक है। तो उन्होंने मुझे कोऑपरेट किया 12 साल। उन्होंने पहले तो वो रहे, बाद में और मुख्यमंत्री रहे, 12 साल SRP में पूरी नौकरी करके मैं गुजरात आ गया। अब जो आप जानना चाहते हैं कि अब मुझे जो रिटायरमेंट के बाद मोदी जी की कृपा से ही मुझे 1 लाख रुपए पेंशन मिल रही, उससे मैं गुजारा करता हूँ। लेकिन जो आप हरियाणा में उसके बाद क्या हुआ कि क्योंकि मेरी को गुजारा भत्ता नहीं मिल रहा था, तो फिर मुझे अपने MP कुरुक्षेत्र है नवीन जिंदल जी, बहुत अच्छे इंसान है, इज ए नोबल फिलेंथ्रोपिस्ट, मैं उनसे मिला और उन्होंने मुझे नौकरी दे दी कि भाई मैं मेंबर पार्लियामेंट हूँ कुरुक्षेत्र से। और उस टाइम वो कांग्रेस से MLA थे, MP थे, और अभी वो BJP से MP है। इनकी सरकार के बाद कांग्रेस सरकार आ गई थी। हाँ जी, कांग्रेस 5 में इनकी सरकार चली गई और ये आ गई थी। उसके बाद में जिंदल साहब के यहाँ मैं 2007 से 2010 तक नौकरी करी, 3 साल से। अब जो चौटाला साहब का एपिसोड जानना चाह रहे हैं आप, जी। उन्होंने जब मैं सस्पेंड होके आ गया तो उन्होंने यहाँ एक पर्चा दर्ज किया। जींद में चीफ मिनिस्टर ओम प्रकाश चौटाला ने पर्चा दर्ज करवाया, खुद बोला कि जैसे मेरे पास पुलिस वाले आते थे कि साहब आपके खिलाफ पर्चा हो गया। 16 सितंबर 2000 को जींद सिटी पुलिस स्टेशन में SP मंजीत अहलावत
साहब थे या जो भी थे, जी। वो पर्चा दर्ज हुआ और मेरे पास पुलिस वाले आते भी थे कि भाई आप पे पर्चा दर्ज हो, यहीं घर पे आते हाँ, थे। कि भाई सर पर्चा दर्ज हो गया है, आपके साथ बड़ा गलत हो रहा है, सरकारी गाड़ी का पर्चा दर्ज किया, तो आप जो है थोड़ा जमानत करा लो या जैसे भी करना है। मैंने कहा भाई मेरे पास तो जमानत कराने के पैसे भी नहीं है, मेरा तो बुरा हाल हो गया है, तुम अरेस्ट कर लो तो अरेस्ट करना है तो कर लो, कोई दिक्कत जो नहीं है। करना है करो, मेरे मैं पास तो है नहीं कुछ। बाकी कोई नुकसान मैंने टेलीफोन और व्हीकल का जो होता है वो जो पैसा होता है उसमें एफआईआर दर्ज आमतौर पे अफसरों के खिलाफ या मंत्रियों के खिलाफ या ब्यूरोक्रेट यानी पब्लिक सर्वेंट के खिलाफ इसकी जरूरत नहीं होती, उसके लिए रिकवरी डाल दो। रिकवरी यदि हो उसने कुछ कर भी लिया है, थोड़ा बहुत गाड़ी इधर उधर चला ली है, पर्सनल और पब्लिक लाइफ दोनों जुड़े होते हैं, जी। तो चला ली है, फोन भी कई बार कौन सा पर्सनल है कौन सा नहीं है, तो ऐसा वो भी, होता है। तो इसमें रिकवरी आमतौर पे डलती है। लेकिन क्योंकि ये बदला लेने के उस फिराक में थे, तो इन्होंने जो है फिर मेरे को 17 दिसंबर 2003 को चौटाला साहब ने, ओम प्रकाश चौटाला साहब ने मुझे, चीफ मिनिस्टर साहब ने एसपी मंजीत अहलावत को बोल के डीएसपी समयराम कौशिक और इन्होंने मुझे गिरफ्तार कर लिया पंचकुला से। पंचकुला से किया। हाँ जी, उस टाइम भाई मेरी वाइफ कह रही थी ये कहीं एक्चुअल में ना पकड़ ले और वहाँ अंदर पता नहीं कितने दिन में बेल होगी, तुम जमानत करवा लो। अच्छा। हम पंचकुला में जमानत करवाने गए थे और इनको जो है अचिंत एक रिटायर्ड जज है, वो बोले मैं करवा देता हूँ, आप एक अधिकारी रहे शायद जमानत मिल जाएगी। जी जी। लेकिन जमानत करवाने से पहले हमें अरेस्ट कर लिया गया और अरेस्ट करके वहाँ से सफीदो थाने में लाए। जींद की बजाय सफीदो थाने में रखा कि जींद में, क्योंकि ज़्यादा लोगों को पता नहीं लगेगा इस तरह का, कोई पुलिस पब्लिक सब ज़्यादातर मेरे साथ थे क्योंकि मैंने जनता की अच्छी सेवा करी है। हम वहाँ भी रहे थे। हाँ जी, रहे थे। तो बाद में रात को ये लोग मुझे चौटाला चौकी में ले गए। तो वहाँ कुछ बताया आपको, बे कहाँ ले जा रहे हैं आपको, आपने पूछा? मैंने पूछा कि कहाँ ले जा रहे हो, और उस समय कुछ पुलिस वाले थे और 2 अफसर थे, ये मंजीत अहलावत एसपी था, एसपी आपके साथ? हाँ, और जो है जो डीएसपी समयराम कौशिक था। तो मैंने कहा कहाँ ले जा रहे हो, तो बाद में थोड़ी देर बाद इन्होंने बता दिया। मैंने कहा ये इधर क्या कर रहे हो? रात को लेके जा रहे हाँ, थे? रात को। वो बोले कि रिकवरी करनी है। मैंने अच्छा। कहा वो तो मैं जब पेश किया जज के सामने जी। तो मेरे वकील ने कहा साहब जितनी रिकवरी है हम पेमेंट कर देते हैं। जी। तो लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी जज के चैम्बर में, बाहर भी इधर उधर भी आरएस यादव जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। अच्छा। कि बहुत गलत हो रहा है इस अफसर के साथ, और सबको पता था कि चौटाला पता नहीं इसको भाई क्या टॉर्चर करेंगे क्या करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं। तो फिर जो है वो जज साहब के चैम्बर में उस समय जज साहब जो थे वो शायद सुक्रम पाल जी थे। कल मैंने फाइल में देखा कि उनका नाम सुक्रम पाल सीजीएम वगैरह थे, और डीसीएसपी जींद के उनके पास आए और उनको बोल के गए कि साहब चौटाला साहब का हुक्म है कि आपको रिमांड देना। अच्छा। हाँ, तो वो बेचारा दबाव में था क्योंकि जज के पास भी उनके अपने सरकारी, उनकी वाइफ भी टीचर है गवर्नमेंट में, बहुत उनकी मजबूरियां होती हैं, तो वो भी दबाव में आ गए कि भाई नहीं तो उनके परिवार के मेंबर को दूर फेंक देते और कर देते। जजों को भी तरह तरह से नेता लोग तंग करते हैं, सत्ता में बहुत ताकत होती है। और लॉर्ड एक्टन ने कहा है पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। सत्ता आदमी को भ्रष्ट बनाती है और पूर्ण सत्ता पूर्ण भ्रष्ट बनाती है। तो सत्ता से लगभग सब डर जाते हैं। उसके बाद में जज साहब ने लिख के 4 डे पुलिस कस्टडी, और वो तो बेचारे कुर्सी से उठ के और चले गए। और वहाँ जज साहब की कोर्ट में नारे लगते रहे, उनके पर्दे वर्दे फाड़ दिए पब्लिक ने, बुरा हाल था। अच्छा। क्योंकि पुलिस मेरे सपोर्टर थे वहाँ, पुलिस मेरे फेवर में आ गई थी, नारे लगा रही थी भाई आरएस यादव को क्यों अरेस्ट किया गया है। क्योंकि मैं पुलिस वेलफेयर का बहुत ध्यान रखता था जहाँ भी मैं रहा हूँ। जैसे गुजरात में लगभग मेरे अंडर लगभग 4000 एसआरपी के जवानों ने काम किया होगा, तो गुजराती में वो बोलते थे यार ये तो भगवान मानस से अच्छा आदमी है। अच्छा। वेलफेयर का ध्यान रखता है, तुम्हारी पोस्टिंग कहाँ कर दी जाए, तुम्हारा क्या, और उनकी छुट्टी वुट्टी का ये वो फैमिली। एंड आमतौर पे पुलिस वाला फैमिली इंटरेस्ट को नहीं देख पाता,
बिल्कुल। तो यदि आप उनका फैमिली वेलफेयर थोड़ा ध्यान रखता है, यदि आईपीएस ऑफिसर्स, तो वो आपके लिए जान देने के लिए पुलिस वाले तैयार होते खुश हैं। रहते हैं। हाँ, तो वो मैं रखता था, तो वो नारे लगा रहे थे, कर रहे थे। तो फिर उस पॉपुलैरिटी को देख के मेरे को सफीदों में फिर ले जाया गया, और रात को ये लोग वहाँ पे चौटाला चौकी में ले गए, और चौकी में जो थानेदार की कुर्सी है उस पे अभय चौटाला साहब बैठे हुए थे। अच्छा, जब आपको गाड़ी में ले जाया गया, जब आप एसपी डीएसपी आपके साथ थे, तो उस समय कोई वार्तालाप आपसे हाँ, नहीं वही मैंने कहा कि भाई वहाँ उन्होंने बता दिया सब चौटाला साहब के पास, अभय चौटाला साहब ने आपको चौटाला में गांव में बुलाया है। अच्छा जी। तो मैंने कहा कायदा से आप मुझे नहीं ले जा सकते, क्योंकि ये जींद का केस है, कोई रिकवरी की कोई बात नहीं। मैं भी रिकवरी वैसे भी देने को तैयार हूँ, कितने बिल्कुल। पैसे लेने मेरे से मैं मंगवा देता हूँ, जी और यहाँ ले लो। जज के सामने मेरा वकील बोल चुका है। जी। बोले साहब वो बात नहीं है, वो तो कहता है वो यहाँ लाओ, इन्होंने हमें अंदर किया था, मैंने इसको देखना है। अच्छा जी। तो मैंने कहा क्या आपको भगवान से अलावत साहब डर नहीं लगता? तो बोले जी भगवान से तो बाद में डरेंगे, पहले शैतान से डरना पड़ता है। मतलब वो वहाँ एसपी कह रहा है कि भाई ये शैतान है। हाँ, उसको बुरा लग रहा था। एक वो मेरे जूनियर थे कि एक मैं सीनियर आईपीएस 88 बैच के आईपीएस को ले जाके खुद पिटवा रहा हूँ, उसकी आत्मा उसको परेशान कर रही थी कि अरे ये क्या कर रहा हूँ मैं। तो फिर जो है मैंने कहा कि कल बाद में कभी इंक्वायरी हो गई, सीबीआई इंक्वायरी हो गई, कोई और इंक्वायरी हो गई, तो ये ड्राइवर वगैरह बोलेंगे साहब हम गाड़ी चला के चौटाला गांव में ले गए थे, और मान लो उस कस्टडी के दौरान टॉर्चर में मैं मर जाता हूँ, तो फिर कस्टडी में कैसे दिखाएंगे? आप जज के सामने पेश हो चुका हूँ कि कस्टडी में आरएस यादव कैसे मर गया। कहता सब चीज का डर लग रहा है, लेकिन हम आपका वहाँ ध्यान रखेंगे, और आपको तो मतलब वो कहा मरने चलना पड़ेगा। हाँ चलना पड़ेगा, मरने देंगे नहीं हम। इतना करेंगे नहीं तो हम भी फंस जाएंगे। तो फिर जो है मैंने कहा चलो भाई। तो वहाँ पहुँचते ही ये कुर्सी पे बैठे हुए थे, और इन्होंने तो देखा आओ नेताओ, बोले इसको लिटाओ जाते ही। हाँ, और कोई बातचीत नहीं। थानेदार की कुर्सी पे खुद बैठे थे। अच्छा जी। मतलब पूरा मशीनरी है जो है लॉ एंड ऑर्डर है ब्रोकन डाउन, सब कुछ इनके हाथ में। यानी आप अंदाजा लगाइए, एसपी टूट गया, एसपी के ऊपर जो है थोड़ा रेशम सिंह आईजी हमारी मदद कर रहा था, उनको समझा रहा था भाई गलत मत करो, ये ऑफिसर मर गया, कुछ हो गया, दिक्कत हो जाएगी, सब फंस जाएंगे, तुम जुल्म मत कर देना। वो मंजीत रावत संग्राम कोशी को समझा रहा था, कुछ आईपीएस समझा रहे थे, लेकिन वो बेचारा दबाव में था, क्योंकि वो ये नहीं सोच सकता ये कि वो ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते थे, उसको बदली कर देते, सस्पेंड कर देते। बिल्कुल। लेकिन इस पाप की सजा उनको बड़ी भुगतनी पड़ी। जो दो जस्टिस सिस्टम है कौशिक साहब, एक तो आदमी का मैन मेड लॉस, बिल्कुल, और एक कुदरती न्याय, नेचुरल जस्टिस, ईश्वरीय न्याय। फिर बाद में वो बेचारा पूरी नौकरी भी नहीं कर पाया, और शायद 55-56 साल की उम्र में ही बिल्डिंग से गिर के मर गया। उसको अपने कर्मों की सजा मिली। इससे अच्छा होता कि वो मुझे चौटाला गांव में ले जाने की बजाय वो सस्पेंड हो जाता या बदली करवा लेता, या बदली उसकी वो कर देते, या सस्पेंड करते, ज्यादा इतना ही करती सरकार, वो बेटर होता, उसके आज जिंदा होता हूँ। तो फिर जो है वहां ले जाके चौटाला साहब ने, अभय चौटाला साहब ने लिटा दिया, और बोला याद करो तुमने हमें गिरफ्तार किया था, ये था वो था। ऐसा चौटाला साहब ने बोला? हाँ। तो मैंने फिल्मों वाली मैंने कहा साहब हमने तो अपनी ड्यूटी करी है, रेलवे का केस था, वारंट निकले हुए थे, हमने सिर्फ कोर्ट के ऑर्डर को पालना करी है जी। बोले तुम हमें जानते नहीं थे, हम कौन है? मैंने कहा साहब हमने अपनी ड्यूटी करी है, मैं नहीं करता तो कोई और करता। किसी ना किसी दिन आपको या तो जमानत लेनी थी, या आप 23 जून का शायद पुराना केस था, रास्ता रोको आंदोलन शायद 23 जून 1995 का था, और इस घटना को लगभग 15-20 दिन हो चुके थे। मैंने कहा आप जमानत ले लो, कुछ भी करवा सकते थे, बाहर ले तो हम थोड़ी पकड़ते, लेकिन जब ये है तो पुलिस को तो अपनी ड्यूटी करनी है, कोर्ट का वारंट इम्प्लीमेंट। कहता नहीं तुम्हें हमें जान, बताओ, बोले इनको हम कौन है जान। तो फिर लिटा लिया, और वो पहले तो काफी खुद पीटा, और थोड़ा बहुत तो और पुलिस वालों ने मुझे पकड़ा हुआ था, हथकड़ी लगाई हुई थी, हथकड़ी लगाई हुई थी। अच्छा। काफी ज्यादा, यानी मेरे कपड़ों पे काफी खून आ गया था। अच्छा। बल्कि जो जिस पजामे में खून आया वो पजामा मैंने अभी भी रखा हुआ अपने पास, अभी भी रखा है। हाँ, वो सबूत के तौर पे कि कभी ये केस डालेंगे, कुछ करेंगे, तो वो जज साहब को पजामा ही दिखा देंगे, ब्लड टेस्ट करा लो, डीएनए टेस्ट करा लो। तो वो क्योंकि मेरी वाइफ जज रही हुई है, उन्होंने कहा ये पजामा तुम मत पहनो, एविडेंस रखो, कभी जरूरत पड़ी तो काम आ सकता है। तो जब वो आपको मार रहे थे, जैसे आपने बताया भाई 39 जूते आपको मारे, हाँ, जो 76 मारे,
तो उस समय कोई आपने कुछ बोला हो, उन्होंने कुछ बोला हो, ऐसा कुछ हुआ नहीं, हो? वो तो जैसा उनका नेचर है। देखो, ये बहुत गुस्सैल परिवार है। ये जैसे अभी इन्होंने कहा है 100 करोड़ का हम दावा डालेंगे, इनको एक्चुअल तो करना ये चाहिए था। मैंने तो कोई स्पेशली इनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करी थी। ये सिर्फ मेरे मित्र हैं धर्मेंद्र कवारी आए, उनको भी मैंने 3 साल में इंटरव्यू दिया और वो बोले साहब ये संस्मरण है, ये जो पब्लिक इंटरेस्ट में आप बताओ ताकि गुड गवर्नेंस में काम आए, जी, चीजें इंप्रूव करें, पुलिस पॉलिटिकल क्रिमिनल नेक्सस वगैरह होता है और सारा होता है। तो आपके अनुभव बताएंगे तो बाकी आने वाले समय में ये संस्मरण से अच्छे राज करने के कुछ फंडाज आए, कुछ सिस्टम नेता आए। बदले। हाँ, अच्छे सारा सिस्टम बने तो ये पब्लिक डोमेन में जाएगा तो लोग डिस्कस करेंगे और फिर पब्लिक प्रजातंत्र है, प्रजा फिर अच्छा फैसले करेगी, अच्छे नेता चुने, अच्छा वो सारा हो। तो ये जो है वहाँ पे लिटा लिया, कर लिया। तो फिर जब मैं ज़्यादा पूरी तरह बेहोश हो गया और जैसे कि लोग कह रहे हैं कि भाई 39 ही मारे क्या, जी जी, हाँ। लोग ये कह रहे हैं। तो मैंने एक्चुअली, क्योंकि मैं मैथ में मेरे 100 में 100 नंबर आते थे अच्छा, जब मैं स्टूडेंट था तो आई एम गुड एट मैथमेटिक्स। तो अप्रोक्सीमेटली इतना ही था, हो सकता है 1 2 4 कम ऊपर नीचे हो भी लगभग सकता है। आपने काउंटिंग की थी? लगभग इतना है मुझे, क्योंकि वो काफ़ी पेनफुल होता है। और मेरे को ये भी पूछते हैं, वो तो बहुत पेनफुल होता है, वो तो 5-7 में आदमी का बुरा हाल हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने कहा कि मैं एक्चुअली भगवान बुद्ध का उपासक हूँ। तो वो कहते हैं इफ़ यू नो हाउ टू सफ़र यू सफ़र लेस। यदि आप जानते हैं कि मुझे दुख झेलना ही है और रेजिस्टेंस नहीं देना है, प्यार से झेलना है, तो आपको दर्द कम होगा। ये नियम है। आपके ऊपर सिर पे दुख पड़ गया कोई, तो आप बोलते हो दुख मेरे को झेलना नहीं, क्यों आ गया, कैसे आ गया, तो आप डबल दुखी होंगे। इससे बेटर है जो दुख आए उसको सहन करो, तो आपको दर्द कम होगा। इफ़ यू नो हाउ टू सफ़र यू सफ़र लेस। बिल्कुल। तो फिर क्या हुआ कि जैसे आज के लिए बोल रहे हैं, अभी इन्होंने बोला कि सब 100 करोड़ का दावा डालेंगे। होना तो ये चाहिए था कि इनको, जब मेरा ये बयान आ गया तो इनको ये बोलना चाहिए था, या तो अलबत्ता तो कहते भाई पुरानी बातें बात कर, नो रिएक्शन वाज द बेस्ट ऑप्शन बिल्कुल। फॉर मिस्टर अभय चौटाला। गुस्सा इनके स्वभाव में है, गुस्सा करने अभी भी जैसे उनका बयान आया है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते, मैं कोर्ट में 100 करोड़ का दावा डालूंगा, लातों भाई दावा डालेगा कि फिर लातों वाली बात बोलने की क्या जरूरत है। तो जैसे कि आप देखो इनके परिवार में चौधरी देवीलाल जी ने धनिक वो जो थे जीडी तपासी, गवर्नर को थप्पड़ मारा, मुंह काला किया। वो गवर्नर रैंक के आदमी पीटते थे क्योंकि वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे। फिर ओम प्रकाश चौटाला जी को देखो, दूसरी पीढ़ी, वो अपने हेलीकॉप्टर में ले जाते अपने मिनिस्टर एमएलए, पता लगता इन्होंने कोई गड़बड़ कर दी तो उसको पीटते थे, कोई उनकी शिकायत कर दे तो वो एमएलए मिनिस्टर रैंक का आदमी पीटते थे। अभय चौटाला साहब आईपीएस आईएएस रैंक का पीटते हैं, मैं तो सबूत हूँ, मैं झूठ नहीं बोला, मैं पब्लिक डोमेन। तो आपने जब इनको अरेस्ट किया था, हाँ? तो कहाँ से अरेस्ट किया अभय सिंह चौटाला को आपने? हाँ, नहीं बताता हूँ मैं। तो इस मामले में जो 100 करोड़ का जवाब दे रहा हूँ मैं, जी। होना ये चाहिए था कि इन्होंने, जैसे उसके बाद मेरी तो जिंदगी बर्बाद हो गई, पुलिस कैरियर बर्बाद हो गया। कितनी मेहनत से एक बच्चा, एक मेरा दादाजी किसान थे, यादव परिवार से हूँ, छोटे किसान थे, मेरे पिताजी टीचर थे, मेहनत से मान लो मुझे आईपीएस बनाया और इन्होंने जिंदगी मेरी बर्बाद कर दी। तो और इन्होंने तो आईपीएस, ये जो 5 साल इनकी सरकार रही 2005 तक जी, और इन्होंने बहुत पैसा बनाया है। तो बजाय मेरे से 100 करोड़ मांगने के 39 जो जूते मारे हैं, मेरे को कम से कम उसका 39 करोड़ इनको देना चाहिए दयावश, क्योंकि अच्छा, मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, मेरा तो 10 साल, मेरी तो जमीन बिक गई, 4 किला जमीन बिक गई। इनको दया करनी चाहिए थी, चलो भाई गलती होगी, आप पिट के गुस्से में हमसे ये पैसे पकड़ो, 39 कोड़े मारे, 39 करोड़ पकड़ो और आपकी और हमारी अब तो दुश्मनी खत्म। ये तो उस दुश्मनी को आगे बढ़ा रहे हैं। तो मैं इनसे, जज साहब को भी मैं बताऊंगा यदि कोर्ट में जाएंगे कि साहब ये 100 करोड़ मांग रहे हैं, यदि इनकी बात सच है कि इन्होंने नहीं पीटा जी, तो मेरे पास जो कुछ है मैं इनको दे दूंगा। 100 करोड़ तो मेरे पास नहीं है, जो है वो जो दे दूंगा। और लेकिन यदि मैं साबित कर दूंगा कि इन्होंने पीटा है तो मुझे 100 नहीं 39 करोड़ों के 39 करोड़ आप इनको ऑर्डर कर दो, इनको ये मुझे दे। दैट विल बी नेचुरल जस्टिस, राइट जस्टिस। आप अगला सवाल पूछिए। मैं ये कह रहा था कि जब आपने अभय सिंह चौटाला और हाँ। अजय सिंह चौटाला जी को अरेस्ट किया था, तो कहाँ से, किस एफर्ट से किया था?
कौशिक साहब, हमने अजय चौटाला साहब को तो पकड़ा था राजस्थान के गांव है फफड़ाना में। डीएसपी साहब हैं वहाँ के, रिटायर्ड, कोई नाम ध्यान नहीं तो आ उस रहा समय तो मुझे। ये राजस्थान के शायद विधायक होते थे। ये नौर से एमएलए थे, लेकिन जब इनको पता लग गया कि आरएस यादव एसपी रेलवे का के कागज बना रखे थे, वारंट थे, अनिल डावरा साहब ने कहा कि साहब हमारे पास इतने आदमी नहीं, इनको अरेस्ट कर पाए। और चौधरी भजन लाल जी ने भी कहा था कि भाई आप इनकी हेल्प करो गिरफ्तारी में। ये कह रहे मैं कर नहीं पाऊंगा। क्या आप लोगों को कहा मुख्यमंत्री साहब ने कि भाई आप रेलवे की हेल्प करो arrest और करने में? इनको, जो इनके दो ये थे और कुछ वर्कर भी थे, वो रास्ता रोको आंदोलन का केस अभी खत्म भी हो चुका है। अच्छा। बाद में खुद चौधरी भजन लाल जी ने ही नरसिंह राव जी के पास अप्रोच किया था, इन्होंने, चौटाला साहब ने, देवीलाल जी ने, तो फिर उन्होंने उसको छुड़वा भी दिया था। अच्छा। इनकी जमानत वगैरह भी बाद में सरकार ने ही करवाई थी। पहले आप बताओ कि अरेस्ट कैसे कैसे किया? अरेस्ट जब ये पता लगा कि हम गिरफ्तार करेंगे, तो अजय चौटाला साहब यहाँ पे सिरसा में आ गए अपने वर्कर के साथ कि एसपी में हिम्मत है तो गिरफ्तार करके दिखाए। अच्छा। हाँ जी, काफी वर्कर थे, जैसे कि हमारे सीआईडी वाले होते हैं, लोकल पुलिस वाले बिल्कुल। होते हैं, लोकल सीआईडी जो होती है, उन्होंने बता दिया कि साहब ऐसे ऐसे आप चैलेंज कर रहा है। तो हमारे डीएसपी थानेदार वगैरह और वो सब कुछ वहाँ थे, कुछ को मैंने साथ लिया, और जाके हम जब वहाँ पहुँचे तो बोले साहब इनके आदमियों के पास भी, इनके पास लाइसेंस्ड वेपन बहुत है जी। हथियार, लाइसेंस्ड वेपन इनके पास, इनके वर्कर्स के पास। तो बोले साहब कहीं मैंने कहा गिरफ्तार कर लो इसको। बोले साहब कहीं गोलियां वोलियां चल जाए, कुछ हो जाए। तो मैंने कहा गोली नहीं चलानी है, प्यार से बात करो कि साहब ये वारंट है, इनको वारंट दिखा दो और अरेस्ट कर लो। जी। तो बोले साहब देखो आप, वो चाह रहे थे कि, वो भी डरे हुए थे कि मैं, पुलिस चलो अधिकारी डरे मैंने हुए। कहा चलो मैं आ जाता हूँ, अभी तब तक तुम इसको मत पकड़ो, मैं आ जाता हूँ। होल्ड रखो। हाँ होल्ड रखो, और फायरिंग वायरिंग नहीं करनी है, ताकि नॉन वायलेंट अरेस्ट हो जाए, शांति से अरेस्ट बिल्कुल। हो जाए, और पुलिस का और नेता का टकराव ना हो, पब्लिक का, वो सारा। तो मैं जब गया, बोले साहब यहाँ से तो निकल लिए। अच्छा, मतलब आपको कह रहे थे, वो धमकी दे रहे थे अरेस्ट करके दिखाओ, जब फिर निकल उनको गए? पता एसपी आ रहा है आदमी लेके, तो अच्छा, फिर वो निकल चले लिए। गए। अच्छा, तो वो मैंने उनको डांटा, पुलिस वालों, उनको क्यों जाने दिया डीएसपी साहब, आपने, थानेदार साहब क्यों जाने दिया? जी। तो बोले साहब वो तो चुपचाप ऐसे निकल गए, हमें भी पता नहीं चला, अचानक गाड़ी साइड में खड़ी थी, पर अभी निकले। जी। तो फिर मैंने उनका पीछा करो, पीछा करते हुए हम जब गए, राजस्थान भी नजदीक है, बॉर्डर का एरिया, हाँ, वो तो वो फफड़ाना गांव में घुस गए। वहां पे जो है हमने पूछताछ करी, तो गांव के लोगों ने बता दिया कि साहब वो इस घर में है, और उस घर में, डीएसपी साहब के घर में, हमने उनको गिरफ्तार कर लिया। डीएसपी के घर में थे वो? रिटायर्ड डीएसपी के घर में थे। अच्छा। उनके मित्र होंगे वो। तो उनके घर से आपने अरेस्ट कर लिया? तो वहां से आपने उनको अरेस्ट किया? हाँ हाँ। तो उसके बाद अरेस्ट करने के बाद एक को अरेस्ट किया, दूसरे अभय सिंह चौटाला जी को कैसे अरेस्ट किया? अभय चौटाला जी को, वो जज साहब का जो घर है, कहाँ पे? वह सिरसा में ही जज साहब का घर है, उस पे किसी ने बताया कि जज साहब का घर है, और वो वहाँ पे घर पे गए हुए हैं, और शायद जमानत कराने गए होंगे। अच्छा। तो फिर बोले वहाँ पे गए हुए हैं जी, ऐसे ऐसे। मैंने कहा ठीक है, मैं आ जाता हूँ, और शांति से अरेस्ट करना है, कोई गड़बड़ नहीं हो। अजय चौटाला जी को मैं वहाँ से अपनी गाड़ी में बिठा के बाइज्जत लाया था, हमने कोई अजय चौटाला साहब को टॉर्चर नहीं किया अरेस्ट में। अच्छा, जो अकड़ी नहीं लगाई ना, जैसे आपको उन्होंने लगाई? कड़ी भी नहीं लगाई, टॉर्चर भी नहीं किया, हमने उनकी इज्जत रखी, उन्होंने हमारी मान हानि, वो करे हमारी कर दी। मान हानि मेरी हुई है, मेरे पास एक्चुअली पैसे नहीं थे केस डालने के। मान हानि का केस मैं डाल सकता था कि एक आईपीएस की कितनी मान हानि, टॉर्चर करना, अपने गांव में बुला के, पब्लिक, वहाँ सैकड़ों पुलिस वाले थे, सैकड़ों पब्लिक के लोग थे, इतने लोगों के सामने मेरे को जलील किया तो रात के अंदर, तो वो सारा चीज उस समय सारे वहाँ थाने में सब अवेलेबल थे? चौटाला गांव में ही चौकी है। अच्छा, गांव के लोग भी थे? गांव के लोग, पुलिस, सब, सैकड़ों लोग, सैकड़ों सबके ज्यादा, सामने पिटा आपको? सबके सामने। वो दिखाना चाह रहे थे कि हम आईपीएस का, एसपी का क्या हाल करते हैं जो हमें टच करता है, वी आर अनटचेबल। आप जापान की एक पिक्चर देखी उसको, अनटचेबल, तो उसमें वो कुछ लोग इतने पावरफुल होते हैं, उनको टच करना कितना महंगा पड़ सकता है। तो उसके बाद में फिर जो है, कितने दिन फिर आपके पास कस्टडी में हाँ रहे? नहीं, वहां से जब मैंने अजय को तो इज्जत से अपनी गाड़ी में लिया, और ये सिरसा में ही थे,
पुलिस की डीएसपी वगैरह थानेदार वगैरह आए हुए थे, जज के घर के बाहर खड़े थे, मुझे बुला लिया। फिर मैं अंदर गया। जज साहब, मैंने कहा अब हमें पता लगा कि आपके घर में अभय चौटाला साहब हैं। जी। बोले साहब हैं और ये जमानत लेना चाहते हैं। तो मैंने कहा हम पेपर पे अरेस्ट कर लेते ना, आपको ही पेश कर देते, आप जमानत दे दो यहाँ। अच्छा। आप यहीं पे पेपर पे गिरफ्तारी बकाया है, एंटिसिपेटरी देने की बजाय रेगुलर बेल ही दे दो आप, हम पेश कर देते ऐसे। तो बोले नहीं, फिर आप इसको ले ही जाओ। अच्छा, जज साहब ने कहा ले जाओ, क्योंकि अब पुलिस आई गई है मौके पे और इसके वारंट हमने ही निकाले हुए हैं। हाँ। जज साहब के ही वारंट थे। तो बोले कि आप ठीक है अरेस्ट कर लो, फिर पेश कर देना। तो फिर इनको अरेस्ट करके ले गए और सिरसा रेलवे स्टेशन पे जीआरपी की जो चौकी होती है वहां रखा गया और उसके बाद में सिरसा जेल में चले गए और कुछ दिन बाद इनकी बेल हो गई। अच्छा, आपने ये भी कहा था कि भाई जब इनको अरेस्ट किया गया तो सब लोग इनको देखने आए थे, तो उससे इनका हाँ ऐसा नहीं, कुछ इनको फील हुआ, इनको सिरसा जो रेलवे स्टेशन में जो है, रेलवे स्टेशन के ऊपर एक छोटा सा कमरा बना होता है जी। वो, वहां पे पुलिस स्टेशन का छोटा सा, उसमें कस्टडी थी जी। और उसमें जैसे वो कस्टडी में होते हैं सरिये से लगे होते हैं जी। उसके अंदर इनको कस्टडी में जब बंद कर दिया तो वो रेलवे स्टेशन पे सबको विजिबल होता है। वो अच्छा, विजिबल होता है कि यहाँ अरे कौन बंद है। तो जैसे ये बड़े लोग हैं, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के पोते, चीफ मिनिस्टर के लड़के, जी। खुद एमएलए वगैरह, तो बहुत इनके वर्कर भी आ गए, शहर के लोग भी देखने आ गए। इनका एक बहुत बड़ा टेरर था, भय से राज करते थे चौधरी देवीलाल जी भी और ओम प्रकाश चौटाला जी भी, और ये भी कि भाई हमारे नाम से तो आदमी को नींद भी नहीं आनी चाहिए। चौटाला साहब तो बोलते थे कि वो करवट भी, हमारा दुश्मन करवट भी ना ले पाए, इतना उसको डरा दो। तो फिर वहां और लोगों ने उसके इनको बाद देखा। में फिर इनको देखा तो ये बुरा मान गए और बाद में फिर जो बदला लिया वो इनके मन, एक्चुअली मैं तो विपश्यना ध्यान सिखाता हूँ। देखो मेरी गिरफ्तारी के बाद में और इन्होंने सैकड़ों हजारों लोगों को पीटा है, सिर्फ मुझे ही नहीं। मैंने बता दिया, ज्यादातर लोग बताते नहीं। मैंने बताने भी, मेरी पूरी लाइफ की जो कहानी थी, धर्मेंद्र जी नहीं माने, कई लोग बोल रहे टिकट के लिए बता दिया। तो मैं तो 22 में रिटायर हो गया था, 28 फरवरी 22 को। तो पहले बताता, चुनाव से पहले, लोकसभा विधानसभा चुनाव चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें संस्मरण में ये छोटी सी बात आई थी और इनको ओवर रिएक्ट ये कर रहे हैं कि 100 करोड़ का दावा डालेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, बजाय मुझे क्षतिपूर्ति देने के लिए डैमेज, और ये मेरे से डैमेज मांग रहे हैं। मान हानि तो मेरी हुई है, नौकरी हानि तो मेरी हुई है, जिंदगी तो मेरी बर्बाद की इन्होंने, हजारों लोगों के साथ जुल्म किए हैं। मतलब प्रजातंत्र जब एक बार आपको पावर दे देती है, इसका मतलब ये नहीं कि आप उस सत्ता का मिसयूज करेंगे। इसलिए जो प्लेटो ने कहा है, किंग फिलोसोफर की जो कंसेप्ट है एनलाइटेंड रूलर, कि रूलर उसको बनाओ जो एनलाइटेंड हो, जिसमें विवेक बुद्धि हो, जिसकी प्रज्ञा जो स्थित प्रज्ञ हो। ऐसे लोग नहीं कि जो कामी है, क्रोधी है, लालची है। पता नहीं कितने लोगों पे कितने कितने जुल्म किए, सामने नहीं आ रही, कितने जुल्म जालिम लोग हैं। तो ये पब्लिक इंटरेस्ट में बताया है कि ऐसी प्रकृति के लोगों को चुनना अच्छा नहीं है। क्या भाई, अच्छे लोग खत्म हो गए हरियाणा में, अच्छे जाट भी बहुत हैं जी। अच्छे, सर बिरादरी में अच्छे हीर भी बहुत हैं, अच्छा, अच्छे ब्राह्मण, हर जाति में अच्छे लोग, अच्छे गंदे भी हैं। तो ये जो जो सत्ता का दुरुपयोग करते हैं, और आपको हैरानी होगी, अभय चौटाला साहब तो जब महम कांड 1990 में हुआ तो बैसी गांव के अंदर इन्होंने, महम के लोग भी नाराज कर दिए थे। आजकल भी वो भी वायरल हो रहा है। महम के लोग नाराज कर दिए और उसके बाद में एक कैंडिडेट मारा गया। उस टाइम था कि जो ये चुनाव में कोई कैंडिडेट मर जाता है तो चुनाव काउंटरमांड हो जाता है। अमीर चंद एक डमी कैंडिडेट की हत्या हुई, चुनाव काउंटरमांड हो गया। और उसी दौरान जो हिंसा हुई, महम कांड हुआ, उसमें अभय चौटाला साहब को पब्लिक मार रही थी, जान से मार देते लोग। पुलिस एक वर्दी वाले को इन्होंने बेरहमी से टॉर्चर किया। एक वर्दी वाले की यूनिफॉर्म पहन के, उसका नाम हरबंस सिंह था, कांस्टेबल हरबंस सिंह। बैसी गांव की घटना है, महम कांड की घटना है, 1990 की घटना है। उसमें जो एक पुलिस वाला को कहता है, भाई तेरी वर्दी मेरे को दे दे, आज तू मेरी जान बचा ले। पुलिस वालों की वैल्यू नहीं करते, लेकिन पुलिस कहाँ कितना काम करती है देख। और उसने कहा ठीक है सर ले जाओ।
उसने अपने कुर्ता पजामा इसको दिया, इसने अपनी उसकी वर्दी पहन ली और वर्दी पहन के चुपचाप पीछे की गली से निकल गया। पता नहीं लगा भीड़ की, उन्होंने सोचा अभय चौटाला अभी इधर अंदर है, और कुर्ता पजामा वो बेचारा कांस्टेबल पहने, भीड़ ने उसकी हत्या कर दी। हरबंस लाल की जान इसकी जान बचाने के लिए चली गई। बहुत कुछ हुआ है। बहुत कुछ हुआ है। जब आपको अरेस्ट तो किया गया, इनको मैं तो कहता हूँ, मैं तो भगवान बुद्ध की शरण में हूँ। जी। और इनको, क्योंकि ये क्रोधी है, क्रोध से कल गुस्से में कल इनसे कत्ल हो जाता है तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, जेल काटेंगे। क्रोधी कामी लालची जो होता आदमी, उससे कुछ ना कुछ जरूर गलती होती है, और फिर वो, जैसे इनके पिताजी ने 10 साल जेल काटी है, भ्रष्टाचार में काटी, साबित हो गया, 10 साल जेल काटी है। और अभी कह रहे लातों के बुत बातों, अभी भी मेरे को कह रहा है कि लातों से मारूंगा उसको। अरे भाई तू कोर्ट में जाएगा, लातों के और मारे, हम तो पूरी तरह मरे हुए हैं। मार ले भाई, क्या दिक्कत है, मैं तो शोभापुर में ही रहता हूँ, मैं तो पहले ही मरा हुआ, मार लो और आके मार लो। लेकिन जुल्म करना जब तक नहीं, मरने के बाद ऐसे लोग, भगवान बुद्ध कहते हैं, जानवर बनते हैं। अच्छा, उनका ऐसा आखिरी मनुष्य जन्म होता है। इनको बजाय खुद गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, मेरे पास आके विपස්සना सीखनी चाहिए। हाउ टू कंट्रोल द एंगर, हाउ टू कंट्रोल द लस्ट, हाउ टू कंट्रोल द ग्रीड, ताकि दोबारा मरने के बाद भी फिर भी आदमी बने। ये ना कि ये अपना मनुष्य जन्म को आदमी नहीं बनेंगे, नहीं बन सकते, क्योंकि ये मनुष्य जन्म को बर्बाद कर रहे हैं। दुर्लभ से बड़ी, ये ध्यान ज्ञान मुक्ति के लिए मिलता है, इसको बर्बाद कर रहे हैं। इनके पिताजी बर्बाद कर गए अपने मनुष्य जन्म को, कितने लोगों पे जुल्म किए, झूठे केस बनाए, जयप्रकाश जी पे झूठा केस बनाया कि इनका आदमी था, उसको टॉर्चर किया। एक हमारे लक्ष्मी नारायण है यहाँ के, बेचारे इनके एमएलए होते, उसकी मूंछ फाड़ ली। कोक से के। एक पहलवान था, उसका हाथ तोड़ दिया। कोई इनको हाथ टच कर देता था, हाथ तोड़ देते। जालिम किस्म के लोग हैं, इनको प्रकृति बदलने के लिए विपස්සना सीखनी चाहिए, और नहीं तो मेरे पास आ जाओ, मैं दुश्मनी नहीं रखता इनसे। तो ये ही कहता हूं मैं कि भगवान बुद्ध की शरण में आओ, और डाकू अंगुली माल को भगवान बुद्ध ने बदल दिया था। बिल्कुल, मैं अभय चौटाला को बदल सकता हूँ यदि वो मेरी शरण में आता है, भगवान बुद्ध की शरण में आता है। लेकिन मेरे मारने से उसकी मुक्ति नहीं होगी, मेरे टॉर्चर करने से उनका राज चला गया। कोई गिला शिकवा नहीं है। टॉर्चर करने के बाद 3 में टॉर्चर किया है 20 साल से, कहा अभय चौटाला राज में है। उनकी पार्टी में 2 एमएलए, खुद भी एमएलए भी नहीं है। बिल्कुल, उनको अपनी प्रकृति बदलनी होगी। यदि उनको राजनीति करनी है तो उनको पोलाइट बनना पड़ेगा। पॉलिटिक्स का मतलब होता है पोलाइटनेस। आपको अरेस्ट किया, चौटाला चौकी में ले गए, आपको छित्तर मारे, उसके बाद आपको जेल हुई। अब बोल रहे हैं 100 करोड़ लेंगे। भाई मेरे पास कहाँ है देने को 100 करोड़। मैं लूंगा आपसे 39 करोड़, एक कोड़े का 1 करोड़ लूंगा अबे भाई आपसे। अच्छा जी। तो उसके बाद आपको जेल भेजा गया या क्या कुछ हुआ? उसके बाद मुझे जेल भेज दिया हिसार में। कितने दिन आप जेल? और 4 दिन तो पुलिस कस्टडी में रहा मैं, और 6 दिन जुडिशियल के। मैं 10 दिन चौटाला साहब, ओम प्रकाश चौटाला मुख्यमंत्री थे, क्योंकि जो करवाता है वो सबसे बड़ा पापी होता है, करता है वो भी होता है। करने वाला था मंजीत अलावत, करवाने वाला चौटाला साहब थे, और अभय चौटाला पीटने वाले थे जी। चौटाला साहब ने मुझे 10 दिन के लिए अंदर रखा, और सीधा नेचुरल जस्टिस, वो 10 साल अंदर रहे। 10 दिन का बदला 10 साल। नेचर ने उनको समझाया कि इनोसेंट को तंग करोगे तो उसका ये अंजाम होगा, बेकसूर। तो आप सिर्फ 10 दिन जेल रहे? 10 दिन थे, 4 दिन पुलिस कस्टडी और 6 दिन जुडिशियल कस्टडी। जब हिसार जेल में भी थे तो भी चौटाला साहब, उनका भी वैर भाव, विंडिक्टिवनेस, बदले की, 6 दिन रहे थे आप? उनमें क्षमा का भाव नहीं। क्षमा का भाव नेताओं में होना चाहिए। तो ये जो है, उन्होंने क्षमा वीरस्य भूषणम, तो वो जो जेल में भाटोड़िया साहब को बोले मुझे यादव से मिलना है, जेल में प्रोग्राम रखो हिसार जेल में। मतलब 10 दिन में बेटा भी मिल लिया, बाप भी मिलने आ रहा है? बेटा तो पीट चुका था, बाप पीटने आया था जेल में। अच्छा। हिसार तो जो है वहां मेरी पिटाई, एक बिश्नोई साहब थे जेल सुप्रिटेंडेंट, और शायद भाटोटिया साहब ने भी इनको मना करा होगा, जी यहाँ मत पीट देना जेल में, क्योंकि जेल का काम जो है ना वो सेशन जज और उसके अंडर होता है, जुडिशियल कस्टडी सेशन जज के अंडर होती है, और वहाँ दिक्कत उनको बोले हो सकती है आपको। और काफी वो, मेरा तो काफी बुरा हाल हो गया था, तो बोले जी काफी वो बेचारे डिप्रेस्ड है, कुछ है अब, और कहीं मर नहीं जाए, आप उनसे यहाँ मत मिलो। तो नहीं मिलने, लास्ट में बिना मिले वो चले गए। अच्छा। तो अभी कुछ सवाल हैं जो इनके द्वारा कहे गए हैं, उनके जवाब मैं चाहता हूँ आपसे। तो इसमें वो कह रहे हैं कि भाई अजय सिंह को पकड़ने आप राजस्थान गए थे, और वो तो आपका क्षेत्र भी नहीं था,
और वहां के वो विधायक थे, तो आप वहां उनको पकड़ने क्यों गए और रेलवे का केस था? इनको कानून का ज्ञान नहीं है। क्रिमिनल धरती पे कहीं भी हो, अच्छा, पुलिस उसको पकड़ के अंदर डाल सकती है, कहीं से भी? कहीं से भी। अभी अभी अमेरिका कनाडा से वगैरह से कुछ क्रिमिनल्स हाँ, को एक वो लेके, आया, बिल्कुल लेके आए हैं किसी उसको। भी क्रिमिनल को धरती पे कहीं भी हो, पुलिस उसको गिरफ्तार कर सकती है। ऐसा कोई नियम नहीं है। सिर्फ पुलिस जो छोड़ सकती है वो, उसके लिए एक तो प्रेसिडेंट, हेड ऑफ द स्टेट है, प्रेसिडेंट को टच नहीं कर सकते क्योंकि वो एक राज्य का मालिक होता है। गवर्नर, वो इंडिया जैसे इंडिया का मालिक है, वो राजा इंडिया का, जी, किंग डज नो रॉन्ग, राजा कोई गलती नहीं करता, और राजा एक ही है, भारत का राष्ट्रपति। जी। और जो छोटे स्टेट है हरियाणा वगैरह, उनमें भी एक राजा होता है, वो गवर्नर का वो हेड, चाहे वो नॉमिनल हेड है लेकिन वो गवर्नर होता है। गवर्नर को भी पुलिस नहीं पकड़ सकती क्योंकि ही इज हेड ऑफ ए स्टेट, लाइक हेड ऑफ द गवर्नर किसी स्टेट वो का। कह रहे हैं कि बाकी आपने मिनिस्टर वगैरह को पकड़ सकते हैं, एमएलए वगैरह पकड़ एक इंटरव्यू में चौटाला साहब कह रहे हैं कि भाई आपने उस समय के मुख्यमंत्री या अपने आकाओं को खुश करने के लिए उनको अरेस्ट किया था। ऐसी बात है कि वो गिरफ्तारी तो किसी ना किसी ने करनी ही थी, बल्कि मैं नहीं करता तो ठीक रहता। मुझे तो भजन लाल को खुश करके मुझे तो कुछ मिला भी नहीं भाई। भजन लाल को खुश गुजरात करके भेज दी। कुछ मिला भी नहीं। वो ड्यूटी मैंने किसी पुलिस वाले ने करनी थी, एक पुलिस वाला इंडिया का था जिसने करनी थी, जी, तो उससे मेरे से उन्होंने करवा ली। मैं यूज ही एक तरह से हो गया। मेरे तो परिवार के लोग भी कहते हैं भाई तूने नहीं करता तो ठीक रहता, इतना दुख नहीं पाता परिवार, इतना दुख, इतनी जमीन जायदाद नहीं बिकती, इतना नहीं टॉर्चर नहीं होता। जी, अभी भी आई एम सफरिंग फ्रॉम पोस्ट ट्रॉमेटिक जी, जैसा आप बता रहे हैं, स्ट्रेस, बिल्कुल, बिल्कुल। पीटीएसडी, अभी भी स्ट्रेस है उस चीज का। तो यानी कि लेकिन पुलिस की ड्यूटी आर्मी से भी ज्यादा स्ट्रेसफुल है। आर्मी वाले को तो सिंपल हमारे देश के दुश्मन को बॉर्डर पे, चाहे वो पाकिस्तान का हो कोई भी हो, उसको गोली मारनी है। लेकिन पुलिस की ड्यूटी है कि वो गोली नहीं मार सकती, उसकी ड्यूटी है कि न्यायालय के सामने पेश करना सबूत के साथ, और न्यायालय सजा देता है। ये काम उससे मुश्किल है क्योंकि ज़्यादातर मशीन क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम हैज़ फेल्ड इन इंडिया। ज़्यादातर लोग तो पैसे के पीछे ही भाग रहे हैं। कानून को लागू करना कितना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल, जैसे कि आप देखिए, नेता भी पैसे कमा रहा है, पुलिस वाले भी। नेताओं में मैं नहीं कह रहे सारे बुरे हैं, हो सकता है 80% अच्छे हों, 20% बुरे, 20% अच्छे, 80% बुरे। ऐसे पुलिस में भी अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। लेकिन चारों तरफ इतना करप्शन हो गया है कि हमारा कन्विक्शन रेट क्या है, 100 मर्डर होते हैं तो हम 25 को अरेस्ट कर पाते हैं, अच्छा, एक में वो कह 25 रहे को हैं, ही हम सजा करवा पाते हैं। बिल्कुल, वो कह रहे हैं कि भाई आपने ऐसा कहा कि वो एक एक महीने लगभग जेल में रहे, लेकिन कल उन्होंने कहा कि उनकी तो सेम डे बेल हो गई थी। मुझे ज्यादा डिटेल नहीं मालूम। मुझे इतना पता है कि कुछ लोग जेल में ज्यादा दिन रहे थे और कुछ लोग कोई बेल हो गई थी। जैसे अजय चौटाला, उसकी शायद बेल जल्दी हो गई थी, जल्दी हो गई थी या सेम डे हो गई थी? हाँ जज ने दे दी होगी क्योंकि रेलवे का केस था ना। मैं तो अरेस्ट करके फिर रेलवे को हैंड ओवर करके मैं तो अपने घर आ गया, एसपी रेजिडेंस में। फिर बेल हो सकती है अजय भाई की हो गई हो, लेकिन कुछ दिन जैसे अभय चौटाला साहब है, उनके 5-7 और वर्कर थे जो बाद में पकड़े गए थे, उनकी बेल महीने पर बाद हुई थी। और वो मुझे इसकी जानकारी है क्योंकि ये कूलर एसी वगैरह मांग रहे थे। और वो जो है उस इनकी बेल की मुझे इसलिए भी जानकारी है कि चौधरी भजन लाल जी का फोन मुझे खुद आया था। अच्छा, बोले यादव साहब, नरसिंह राव साहब का फोन आया है, क्योंकि नरसिंह राव साहब से चौधरी देवीलाल चौटाला साहब मिले होंगे। बिल्कुल, तो बोले फोन आया है, आप उनसे जो है अब इनको अपनी जमानत करवानी है। तो मैंने कहा हमें तो साहब आपने कहा अंदर करो, तो अंदर आपने कर दिया, आपने कह दिया छोड़ दो, हम छोड़ देंगे, आप सरकार हो हम बाहर। तो फिर हमने एसपी रेलवे को मैंने बात करी, अनिल डावरा ने, डीसी जावल साहब थे, और फिर इनको अभय चौटाला साहब को हमने ही जमानत में नो ऑब्जेक्शन देके बाहर निकाला। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अपने आप को कि भाई मैं बहुत ईमानदार हूँ, लेकिन कल एक इंटरव्यू में अभय सिंह जी चौटाला कह रहे हैं कि आप तो पाप के गड़े हैं। नहीं, वो गलत बोल रहे हैं। ईमानदारी का सबूत तो मेरे पास, मेरी यदि मैं बेईमान होता तो मेरी 4 किला जमीन कैसे बिक गई? जो मेरी टोटल प्रॉपर्टी थी मेरी और मेरी वाइफ की, वो उससे कम कैसे होगी बढ़ने की बजाय? वो कह रहे हैं कि भाई उस समय पैसा इकट्ठा किया और फिर चुनाव में लगा दिया। चुनाव में तो सुनो, हमने चुनाव जो लड़ा था वो आजाद लड़ा था, जी। और हमने तो किसी को दारू भी नहीं बांटी राइट। और हमारी तो जमानत जब्त हो गई थी।
यदि हम पैसे बांटते, जीतते, करते कुछ भी, हमें तो अनुभव ही नहीं था। जी। पहले तो हमारी टिकट कट गई, उसके बाद में मेरी वाइफ की, और उसके बाद में जो है हमारे तो 7,000 ही वोट आए थे। 7,000। और हाँ, उसमें क्या हुआ कि हमने तो सिर्फ लोगों को जो आते थे उनको चाय पिला देते थे और गांव में चक्कर काट लेते थे, पर 2-4-5 गाड़ियां घूम के 100 गांव थे, बस इतना ही था। उसमें कोई ज्यादा खर्च नहीं किया हमने। वो कह रहे हैं कि ये सारी बातें जो आप कह रहे हैं ये सारी बेबुनियादी हैं और ये सिर्फ आप उनको बदनाम करने के लिए षड्यंत्र के तहत आप ये सब आप बातें आप खुलासे कर रहे हैं, आपने पहले नहीं की, ऐसा उनका कहना है। नहीं, इसमें षड्यंत्र नहीं है। मैं 28 फरवरी 2022 को रिटायर हो गया था। जी। अभी बीच में 2 चुनाव जा चुके हैं, विधानसभा, लोकसभा विधानसभा जा चुके हैं। यदि कोई मुझे पॉलिटिकल बेनिफिट लेना था किसी पार्टी से, तो मैं आते ही ये चीज बता सकता था। धर्मेंद्र भाई मुझे कह रहे थे आते ही कि धर्मेंद्र कवारी के साहब, ये आपने रिटायर हो गए, संस्मरण बता दो, मैं एक आपका पॉडकास्ट करना चाहता हूँ। जी। मैंने उनको 3 साल तक टालता रहा। मैंने जैसे आपको भी टाला कि साहब और रुको, तो यानी कि मेरी रुचि इसमें नहीं थी, क्योंकि मैं तो भगवान बुद्ध में का शरण ले चुका और ध्यान सिखाता हूँ। लेकिन वो बोले इससे पब्लिक डोमेन में, पब्लिक इंटरेस्ट में फायदा होगा, गुड गवर्नेंस में फायदा होगा। जी। तो इस वजह से मैंने उनको बता दिया। अब ऐसा कोई मोटिव नहीं था, यदि होता तो मैं पहले बताता। दूसरी बात, जी। ये जो अभी चुनाव, अगला चुनाव तो 29 में है। जी, अभी 4 साल है। इस मेरे इंटरव्यू का इफेक्ट 4 साल में वैसे भी खत्म हो जाएगा। तो ताजा इसका कुछ नहीं, दिस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट कि भारत में राम राज्य आए, गुड गवर्नेंस आए, लोग अच्छे नेताओं को चुने, और जो बुरे नेता है वो भी अच्छे बन जाए। भगवान बुद्ध कहते हैं हर आदमी बुद्ध बन सकता है, तो ये भी, इनको भी बुद्धि आ सकती है, ये भी पोलाइटनेस ग्रहण करें, मेरे से विपස්සना सीख लें। तो मेरा इनको डैमेज करने का पर्पस नहीं है, इनका सुधार का ही पर्पस है। अभय चौटाला साहब गुस्से में किसी का कत्ल कर लेंगे तो अपने बाप की तरह जेल नहीं काटेंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल। तो इनको गुस्सा कंट्रोल करना सीखना पड़ेगा। हमें धमकी देते रहेंगे, करते रहेंगे। अब हमें गुस्सा आ जाता तो इन दोनों भाइयों का क्या होता उस टाइम? बिल्कुल। मुझे लोग कहते हैं कि उस टाइम इनका एनकाउंटर आपने क्यों नहीं किया? क्योंकि हम बुद्ध के उपासक हैं। इनको गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, पावर में हम भी थे। अच्छा, उस समय जब आप रिटायर हुए या जब आप 2003 में ये मामला हुआ, उसके बाद आपने कहीं इसकी शिकायत या कुछ ऐसा नहीं किया? शिकायत वो कह रहे थे भाई इनकी आईपीएस जो होते हैं, इनकी कोई एसोसिएशन होती है, वहां भी शिकायत नहीं की, मेडिकल भी नहीं करवाया, कोई कोर्ट केस भी नहीं है, कोई मानहानि भी नहीं हुई। हाँ, मेरी बात सुनो आप। हमने 30 दिसंबर 2000, मैंने मेरी वाइफ ने 30 दिसंबर 2003 में ही नारनौल में प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उस समय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया था ना, प्रिंट मीडिया होता था, और वो प्रेस किटिंग्स मैं आपको दे दूंगा, अभी दे दो। किया था पूरा पुलिस ने टॉर्चर, उसमें चौटाला चौकी में ले जाके मुझे टॉर्चर किया अभय चौटाला ने, और मंजीत अलावत समराम कौशिक लेके गया। सारी बात उस समय बताई थी, कुछ अखबारों में आई, और मैं कटिंग आपको दे देता हूँ अभी, ठीक है। और तो वो मैंने उस टाइम बता दिया था। वो उसके अलावा आप देखो, फिर ये जो था क्या नाम है डॉक्टर, उसको भी मैंने बताया था। जब मेरा मेडिकल हुआ, डॉक्टर बेचारे डरे हुए थे। अच्छा। हाँ, इनसे सब डरे थे। इनसे जज ने डर के रिमांड दिया मुझे, 4 दिन का रिमांड की जरूरत ही नहीं थी। अब आपको डर लग रहा? सुनो, नहीं, उस समय बताया था। तो उसके बाद देखो आपने, मैंने जो 2000 ये बता रहे जिंदल साहब के, मैं जिंदल साहब का पीए रहा। हाँ, उस समय 2007 थे, वो कांग्रेस में थे। सुनो, हाँ, मैंने जब उस समय भी बता दिया था, मैंने उस समय भी, जब ये केस मेरा कोर्ट में, जो मेरा केस खत्म हुआ, जो कश्मीरा सिंह जो था जिसने पर्चा दर्ज कराया, बोड़ी गांव का सरपंच सरदार जी, उसने कहा जी मेरे से तो मंजीत अलावत ने ये बता के साइन करवा दिए, मैं तो गन लाइसेंस लेने गया था। अच्छा। बोले तेरे को दे दूंगा, ये साइन कर दे बस। झूठी कंप्लेंट ली, उसको पता भी नहीं मेरे खिलाफ कंप्लेंट। वो कोर्ट में मेरे फेवर में बोल के गया, वो कोर्ट में एफिडेविट दे के गया कि साहब यादव साहब पे जुल्म हो गया और मेरे को यूज कर गए ये। तो वो है। दूसरी बात, मैंने जज साहब को भी सब बता दिया था जी। तीसरी बात सुनो, डॉक्टर को मैंने बता दिया था। तो सरकारी डॉक्टर कहने लगा कि साहब इनसे कितना लड़ोगे, क्या करोगे आप, जो है ना आराम से रहो अपना। सभी डरते थे, सब डरते थे इनसे। और फिर दूसरी बात, मैंने कांग्रेस सरकार में भी जो अपने एसपी साहब थे जींद उस टाइम, मलिक साहब, अच्छा, 2005-06 में, तो उनको भी सारा बता दिया था। कहीं मैंने सुनो, मैंने इनके खिलाफ बयान भी दे दिया था। अच्छा जी। जो मेरे कांग्रेस के राज में मैंने इनके खिलाफ बयान दे दिया था।
बयान की कॉपी पड़ी होगी, मैं आपको दे दूंगा कि मुझे टॉर्चर किया गया, ये किया गया, लेकिन इन पे कार्रवाई नहीं हुई। ये फैक्ट है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। दिस इज इन पब्लिक इंटरेस्ट। मैंने बता दिया था, नहीं हुई। और आपको ईमानदारी से बताऊं, ये जो अभी मैं बता रहा हूं, इसमें भी हम किसी का पॉलिटिकल करियर खराब नहीं करना चाहते। मैंने उसमें नहीं कहा मैं इन पे कार्रवाई चाहता हूं। वो कह रहे हैं कि केस करेंगे। वो कह रहे हैं हम करेंगे, तो बचाव में बोलूंगा मैं। बिल्कुल, हमारे पास पूरे सबूत है। वो पजामा भी है जिसपे खून अब तक लगा हुआ है, इन्होंने जो मारा था। अच्छा जी। तो सब कुछ है, मेडिकल है, सरकारी ने मेडिकल नहीं किया, प्राइवेट मेडिकल मैंने करा लिया था, वो अवेलेबल है। पर मेरा इनको सजा कराने का उद्देश्य नहीं है। मैं भगवान बुद्ध का उपासक हूँ, ये सुधरे, बुद्ध की शरण में आए और गुस्सा छोड़े, और गुस्से में अपना आगे नुकसान और करवा लेंगे, पहले करवा चुके हैं। बिल्कुल। अच्छा, चौटाला साहब ने कहा है कि भाई आर.एस. यादव जी की जो पत्नी है वो जज के पद पर रही है और उन्हें हटाया गया, वो करप्शन में लिप्त थी। ये बिल्कुल गलत है, झूठा आरोप है। आप ध्यान से सुनो इस बात को। जी मेरे जो ससुर थे डी यादव, जी। हरियाणा साइकिल पे कोर्ट में जाते थे, ईमानदारी का प्रतीक है। इनकी बेटी ईमानदारी का प्रतीक है। आपको हैरानी होगी, ये जज रही 7 साल। उस दौरान जो है मैंने भी 1-2 सिफारिश करी, वो भी इन्होंने नहीं मानी। अच्छा। आपको मैं बताता हूँ, रेवाड़ी में जज थी, एएस बाटोटिया साहब का भाई कोई चुनाव वगैरह लड़ रहा था। उन्होंने कहा यादव साहब ये आपकी वाइफ से स्टे वगैरह करवा दो, ऐसा कुछ बोला। उनके पास केस लगा हुआ है, उनके भाई ने लगाया। बटोटे साहब मेरे बॉस थे, डीआईजी रेंज थे रोहतक के, मैं एडिशनल एसपी रोहतक था। तो मैं इनके पास गया, जी मेरे बॉस है, मेरी एसीआर भी लिखते हैं, आप इतना तो कर दो। ये बोली मेरे बाप ने जो शिक्षा दी है उस हिसाब से मैं न्याय करूंगी, आपकी भी नहीं मानूंगी। और इन्होंने बाटोटिया साहब को रिलीफ नहीं दिया। मेरे कहने के सुनो, मेरी बात सुनो, वो मेरे कहने के बावजूद ये मोस्ट ऑनेस्ट है। और मैं आईपीएस था और ये जज थी, बेईमानी करनी होती तो मैं ही बहुत कर सकता था, राइट। तो यानी कि हमारा ऐसा इरादा नहीं था कि बचपन से आर्य समाज में थे, इनके ये भी ईमानदार परिवार से हैं, मैं भी उस पे, मैंने तो भगवान को प्रॉमिस किया था कि हम ईमानदारी से काम करेंगे, आप हमें आईपीएस बनाओ, आईएएस बनाओ। तो भगवान ने हमें ये मौका दिया। ऐसा, ये बिल्कुल ईमानदार लेडी है, बोल्ड है, बहादुर है। उस समय क्या था, इनका करियर मेरी वजह से ही खराब हो गया। अच्छा। हाँ, इसका क्या हुआ कि ये शादी नहीं करती यदि, तो ये हाई कोर्ट जज रिटायर होती, इनके फैसले इतने जबरदस्त होते थे। इंग्लिश पे एमए इंग्लिश से कमांड होता, सब कुछ होता, लेकिन वेस्ट मैरिज में ये मैरिज भी के अपने फायदे नुकसान होते। तो जैसे क्या हुआ कि ये जो थी वहाँ 7 पोस्टिंग हम लेना चाहते थे, और इनकी पोस्टिंग वहाँ पे, मैं जींद में एसपी था, इनकी पोस्टिंग करनाल में कर दी जी। हमारी बेटी पैदा हुई थी जब हम ये मैडम रेवाड़ी में जज थी। तो उसके बाद में बेटी का केयर कर रहे थे, इनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, घुटनों में भी कुछ प्रॉब्लम थी। तो ये बार बार परेशान होती थी कि भाई साथ रहना मैं चाहूँगी, बच्ची का केयर करना। तो जुडिशरी ने हमें अकोमोडेट कर दिया था। पहले हमें रोहतक, जब मेरी पोस्टिंग हुई तो इनको रोहतक में रख दिया था। अच्छा। उसके बाद में फिर रोहतक से मैं जींद एसपी आया, और इनको हम चाह रहे थे कि इनका जींद पोस्टिंग हो जाए और भैया मेडिकल लीव वगैरह मिल जाए, 2 ऑप्शन में, ताकि इनकी बीमारी में ध्यान रख सके। उस टाइम एक्चुअली, अब तो सरकार ने 6 महीने कर दिया है शायद, या बढ़ा दिया पता नहीं, तो लेकिन 6 महीने तो पीछे हुआ था, मैंने पढ़ा था। लेकिन उस टाइम 3 महीने की लीव मिलती थी। अच्छा। बच्ची पैदा हो, बच्चे में लेडीज को मैटरनिटी लीव ज़्यादा देनी चाहिए, खासकर वर्किंग वुमेन है, उनको ज़्यादा देनी चाहिए। नहीं तो उनको बच्चा पालने के लिए 2-3 साल की छुट्टी दे दें विदाउट पे, तो भी अच्छा है, ताकि उस बच्चे का केयर हो सके। मैं सरकारों से निवेदन करता हूँ कि ये लेडीज़ वेलफेयर में ध्यान रखें। जिसकी वजह से मेरी वाइफ को नौकरी छोड़नी ही पड़ गई। अच्छा। निकाला नहीं गया, बेसिकली बच्चों के हित में मैंने छुड़वाया है। अच्छा जी। उसमें कैसे हुआ कि वो कह रहे हम मेडिकल भेजते रहे बीमारी का, हाई कोर्ट ने करनाल पोस्टिंग कर दी, हाई कोर्ट ने कहती रही ज्वाइन कराओ, हम मेडिकल भेजते रहे। हमने कोशिश भी करी कि या तो साथ पोस्टिंग हो जाए, फिर ये बोली मैं तो देखो ये बच्ची पालने, 2 बच्चे हैं,
तो फिर नौकरी और बच्चों का ये दोनों कैसे हैंडल करूं, या तो साथ पोस्टिंग करवा लूं, नहीं तो मैं छोड़ मैनेज नहीं हो पा रहा। हाँ मैनेज नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा कि चलो ट्राई करते हैं, आप छोड़ो नहीं। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा क्या सस्पेंड वगैरह करेंगे, फिर दोबारा पोस्टिंग बाद में ले लेंगे अच्छी जगह कहीं, साथ ले लेंगे। तो मेडिकल बोर्ड को बिना पेश कराए, क्योंकि मेडिकल लीव भेज रहे थे हम, सीएमओ का लिखा हुआ, मेडिकल बोर्ड को बिना पेश कराए इनको सस्पेंड कर दिया गया। अच्छा, राइट। और कोई मामला ही नहीं हुआ? मामला गैर हाजिरी में। गैर हाजिरी, ये जो नौकरी से निकली हैं वो गैर हाजिरी में निकली हैं कि ड्यूटी पे नहीं आई, करप्शन में नहीं निकली, साथ पोस्टिंग, बच्चों का इंटरेस्ट। उसके बाद में भी उसमें भी कितनी दिक्कत हुई आप देखो, क्योंकि इनके फादर जज थे और बहुत ईमानदारी में उनका नाम है, इनका भी अच्छा काम था। तो फिर जो है वहाँ पे जज के पास जब मैटर गया, इन्होंने एक लेटर भी लिखा कि लेडीज को थोड़ा सा जब बच्चे पैदा हो जाए तो या तो उनको छुट्टी देनी चाहिए, या फिर उनको क्या नाम है विदाउट पे लीव दे दो, या फिर हस्बैंड के पास रखो। एक थोड़ी सी तल्ख भरी चिट्ठी भेज दी थी। अच्छा। कि आप मेरे साथ जुल्म कर रहे हो, तो हाई कोर्ट को, तो और आप इसी से ऐसे ऐसे जजों को अकोमोडेट कर रहे हो और मेरे बच्ची पैदा हुई आप अकोमोडेट नहीं कर रहे। तो चीफ जस्टिस कुर्दूकर साहब थे, वो बुरा मान गए। अच्छा। बोले एक चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट 5-7 साल की नौकरी वाली और हमें कह रही हम गलत कर रहे हैं। तो माई लॉर्ड हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। बिल्कुल। जो दो तरह की टायरनी होती है, उससे जब जुडिशियरी अपने अफसर को मारती है उसको कोई नहीं बचा सकता। इसी तरह जब आर्मी अपने अफसर को मारती है उसी तरह उसको बचाना मुश्किल होता है। ऐसे ही पुलिस डिपार्टमेंट अपने अफसर को मारता है, बचना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि बाहर के लोगों को ज्यादा वो होता नहीं कुछ। बिल्कुल। और वो पावरफुल एजेंसियां हैं। तो क्योंकि जज को जब जज ही जुडिशियरी निकालेगी तो जुडिशियरी के पास ही जाना पड़ेगा, भाई दोबारा नौकरी दे दो। बिल्कुल। तो ये मैटर गया वहां पे हाई कोर्ट में, और वो चीफ जस्टिस ने मीटिंग बुलाई। मीटिंग बुलाते हाई कोर्ट के सारे जज बैठते हैं। उन्होंने कहा, जज चीफ कुर्दूकर साहब ने, भाई ये लेडी कह रही है कि हाई कोर्ट गलत कर रही है, पक्षपात कर रही है इसके साथ जी। छुट्टी भी नहीं दे रही और पोस्टिंग भी नहीं दे रही, और कहती आपने इतने जजों के नाम लिखे हुए, इतने ऐसे ऐसे कर रखा आपने, हमें ही चैलेंज कर रही है। तो भाई ऐसे यदि बोलने लगे जज तो ठीक नहीं है, इसको तो डिसमिस करना पड़ेगा। अच्छा। तो फिर क्योंकि हमारे फादर इन लॉ का बड़ा अच्छा जुडिशरी में काम कार, सारा ईमानदारी कार, सारा तो 21 जज बैठे थे उस दिन हाई कोर्ट में। जब किसी जज को निकालते सारे बैठते हैं। अच्छा। पूरी एक दो बैठ के निकालते हैं। हाँ तो उनकी मीटिंग होती है। तो बहुत जज जैसे लिब्रान साहब हैं, जस्टिस बाली हैं, और बहुत जज बोले साहब कुर्दूकर साहब महाराष्ट्र आए थे, उनको यहाँ का आइडिया भी नहीं था कि मैं कर क्या रहा हूँ, जुल्म कर रहा हूँ मैं जी। तो उसके बाद में उन्होंने कहा भाई ये तो मैं अलाउ नहीं कर सकता, इस तरह का लेटर कोई हमें लिखे। तो उन्होंने कहा साहब को छोटी सजा दे दो, नौकरी निकाले, इतना ही तो कहा मेरे साथ गलत कर रहे हो जी। तो बोले लैंग्वेज ठीक नहीं है, इनटेम्परेट लैंग्वेज है भाई, ये अलाउ नहीं कर सकते हम। तो बोले तुम यदि सारे आम सहमति से इस जज को नहीं निकालते तो मैं वोटिंग कराऊंगा, चीफ जस्टिस कुर्दूकर बोले। अच्छा। तो बोले जी करा लो। तो 21 जज में से 12 जज ने मेरी वाइफ के खिलाफ वोट दिया। कुर्दूकर ने रिक्वेस्ट करी, चीफ जस्टिस का बहुत रोल होता, नहीं तो दूर भिजवा देता हाई कोर्ट के जज को भी। उसने डरा के 12 जज को वोटिंग अपने फेवर में वोटिंग कराया। 9 जज ने इनके फेवर में वोटिंग किया कि ये डिसमिसल इसमें बनता नहीं है, नौकरी से इसको निकालना नहीं चाहिए, इतना बड़ा जुर्म नहीं है। ये इनकी कहानी है। तब नौकरी से निकाल दिया गया। उसके बाद में जब मैं एसपी चौटाला को अरेस्ट कर चुका था जी, नहीं इसको क्या नाम, अजय चौटाला को अरेस्ट कर चुका था, अभय चौटाला को अरेस्ट कर चुका था, एक दिन चंद्रमोहन जी वहाँ सिरसा एसपी रेजिडेंस आ गए, ये नौकरी से निकल चुकी थी। अच्छा। राइट। तो वो बोले यादव साहब आप तो बड़े पावरफुल एसपी हो, ये लॉ एंड ऑर्डर कंट्रोल करके दिखा दिया और हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। मैंने कहा जी मेरी वाइफ के साथ बड़ा अन्याय हो गया, जुडिशरी ने उसको छोटे से मामले में छुट्टी पे थी और वो निकाल दिया है, तो ये बेचारी मेरी वजह से विक्टिमाइज होगी, शादी नहीं करती तो हाई कोर्ट जज बनती 2 बच्चे के चक्कर में ये भी हो गया, योग था कुछ। तो फिर वो बोले यादव साहब अभी 96 में चुनाव है,
आप इनको चुनाव लड़वा दो, मैं मेरे फादर से मतलब भजन लाल जी से बात करके कहीं की टिकट दिला देंगे। आपके एरिया में कोई कांग्रेस का एमएलए नहीं है झांसी जैसे। फिर बोले आपका कौन सा एरिया? मैंने कहा जी महेंद्रगढ़ के ऐसे ऐसे है, 3 हल्के, नारनौल, टेली और महेंद्रगढ़। उसमें बोले 3 ही होते थे। हाँ, और बोले वहाँ से नारनौल से, यहाँ से बंसी सिंह थे, वहाँ से पूसाराम थे, और यहाँ से रामविलास शर्मा थे। जी बोले वो बीजेपी का कैंडिडेट, वहाँ कोई सिटिंग एमएलए, महेंद्रगढ़ से आप इनकी तैयारी करा लो। जी। तो मैंने महेंद्रगढ़ से तैयारी शुरू करी। चौधरी भजन लाल जी ने कप्तान अजय को भेजा, 5 गांव में कार्यक्रम हुआ। ये कब कौन सा चुनाव लड़वाया था ये 1996 वाला। 96। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ कि वो 96 में जैसे कि वहां से भी टिकट हमारी काट दी गई। नहीं रामविलास शर्मा जी ने कहीं से मैनेज करके चौधरी भजन लाल जी को, और वो कर लिया मैनेज। शर्मा जी ने आपकी टिकट कटवा दी उन्होंने, क्योंकि उनको पता लगा कि इनको टिकट मिल गई तो मैं हार जाऊंगा। बंसीलाल जी का और रामविलास जी का ये बीजेपी का गठबंधन था। चौधरी भजन लाल जी को एंटी इनकम्बेंसी में उस टाइम 9 ही एमएलए आए थे कांग्रेस के, लेकिन फिर भी रामविलास शर्मा जी ने सपना दिखाया कि जी ये मैं बंसीलाल की और रामविलास शर्मा की नहीं बनती थी। ये गठबंधन बीजेपी का आडवाणी जी के लेवल पे और बड़े लेवल सुषमा स्वराज वगैरह उन्होंने करवाया था कि बंसीलाल अच्छा आदमी है चौटाला से, तो आप इससे गठबंधन करो। तो वो गठबंधन इधर हुआ था और वो कामयाब भी हुआ, और बंसीलाल से मुख्यमंत्री भी बने। लेकिन इन्होंने कह दिया भजन लाल को कि साहब ये आप मुझे यदि इस टिकट काट देते और मेरे को एमएलए बनवा देते तो इससे मैं हरा के इसको, इसकी सरकार गठबंधन अपना सपोर्ट वापस लेके बंसीलाल की सरकार गिरा दूंगा, आपकी बनवा दूंगा। वो चीज उन्होंने गिराई तो सही, लेकिन चौटाला की बनवाई बिल्कुल इसकी गिरा के कुछ दिन बाद में। तो उसके बाद क्या हुआ कि हम चुनाव वो हार गए, और उसके बाद में 90 बंसीलाल जी ने आते ही बताते हैं कि रामविलास शर्मा जी ने ही कहा कि जी अफसर तो ठीक नहीं है, ये वो सोचा कि यार ये तो साफ कर देंगे, तो बड़े पॉपुलर है ये, तो उन्होंने हमें रिलीव कर दिया बंसीलाल। जबकि बंसीलाल जी ने मुझे फ़ोन किया था कि यदि आपकी वाइफ एमएलए बन जाती है तो हम इनको अपनी हवीपा में ले लेंगे, आप ज्वाइन करा देना, इनको मिनिस्टर भी बना देंगे, आपको हरियाणा में भी रख लेंगे। लेकिन वो होना वही जो राम रच रखा, क्यों करे। एक आखिरी सवाल है मेरा आपसे। हाँ जी। क्या सिर्फ नेता जो चाहेगा वही होगा? जो आईपीएस आईएएस जो ये पढ़ के जाते हैं इनकी कोई वैल्यू नहीं? एक चीज और कहते हैं कि मैंने भजन लाल जी के, ऐसा कोई डील नहीं हुआ था कि भाई मैं अरेस्ट करूंगा तो टिकट दे देंगे। देयर वाज नो डील। मैं सच बोल रहा हूँ भगवान को साक्षी करके। दूसरी बात, फिर क्योंकि कोर्ट केस में हार गया, दूसरा काम भी चौधरी भजन लाल जी मेरा नहीं कर पाए, को हरियाणा में रखने का, कार्डर बदलवाने का। वो कार्डर कोर्ट ने तो नहीं बदला मेरा, लेकिन मेरे लिए भजन लाल जी ने थोड़ी मदद करी। उन्होंने चिट्ठी लिखी, होम मिनिस्टर एसबी चौहान साहब थे, गृह मंत्री भारत के, और चौधरी भजन लाल जी मेरा कार्डर बदलवाना चाहते थे लेकिन बदलवा पाए नहीं। वो जो है जो एसबी चौहान साहब को लिखा कि ये अफसर 7 साल यहाँ रह चुका है, शुरू से यही है, तो इसको इस कार्डर में ही अब्जॉर्व कर दिया जाए। और एक मेरे मित्र एनके शर्मा दिल्ली में, उन्होंने वो किसी ने वो जब सोनीपत में एसपी था तब मेरे मित्र बन गए थे, कोई काम वाम बताया था, हमने उनका काम कर दिया था, तो हम उनसे मिले। साहब आप तो दिल्ली में रहते हो, एसपी चौहान साहब के दोस्त थे वो, तो उन्होंने मुझे बोले आप दिल्ली आ जाओ। मैंने कहा भजन लाल जी ने चिट्ठी लिख दिया, मेरा कार्डर बदलवा दो, चौहान साहब आपके दोस्त हैं। तो बोले मैं आ जाऊँ, मैं मिलवा देता हूँ। उनके घर ही चलते, सीधे उनके घर ले गए और उन्होंने होम सेक्रेटरी को अपने घर बुला लिया। बोले भाई वो फाइल यादव साहब की लेकर आओ जो भजन लाल ने बेची है। और मेरे सामने ही शर्मा जी का उन पे बड़ा प्रभाव था, उनके पॉलिटिकल टाइप एडवाइजर टाइप कुछ थे, उनके आपस में कुछ अंडरस्टैंडिंग, तो उन्होंने यस कर दिया मेरे सामने। बोले यादव साहब मैंने तो कर दिया, लेकिन ये फाइल जाएगी नरसिंह राव जी के पास, प्राइम मिनिस्टर। कार्डर चेंज की फाइन पीएमओ तक जाती है, वहाँ आप भजन लाल जी से नरसिंह राव जी को कहलवा देना, मैंने तो कर दिया ताकि आपका कार्डर बदल जाए। शर्मा जी मेरे मित्र हैं और भजन लाल जी चाहते हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो लेकिन क्या हुआ, मैं अरेस्ट कर चुका था यहाँ पे। इधर से चौधरी देवीलाल जी और क्या नाम है ओम प्रकाश चौटाला, इनको पता लगा कि अरे इसका कार्डर हरियाणा होने वाला है। ये दोनों नरसिंह राव जी से मिले, चौधरी देवीलाल जी, ये भजन लाल जी परस्यू नहीं कर पाए, वो इस भरोसे में रहे कि हो जाएगा। तो ये मिलके बोलने लगे कि साहब ये अफसर ने हमारे जो पोते अरेस्ट कर लिए थे, ये गुजरात कार्डर का है और इसको गुजरात भेज दो, आप इसका कार्डर मत बदलो। तो
नरसिंह राव जी जो हैं आप जानते हैं, वैसे मुझे बोलना ज़्यादा ये नहीं चाहिए, लेकिन इट्स ए मैटर ऑफ फैक्ट कि वो ही वाज ए करप्ट प्राइम मिनिस्टर। क्योंकि आप जानते हैं वो पहले प्रधानमंत्री है भारत के, जो कि एक केस में पाठक साहब गुजरात के एक बंदे, उन्होंने पैसे दिए उनको और उसमें उनका काम नहीं किया और उन्होंने उनको 3 साल की सजा करवा दी थी उस केस में। पहले प्राइम मिनिस्टर जो सजा हुए, लेकिन वो अपील डाल दी और फिर वो सजा काटने से पहले मर गए नरसिंह राव जी। लेकिन वो पहले प्राइम मिनिस्टर हैं जो करप्शन केस में पाठक साहब ने सजा करवाई। इट्स ए मैटर ऑफ रिकॉर्ड। उन्होंने, चौधरी देवीलाल जी ने और ओम प्रकाश चौटाला जी ने समहाउ दे मैनेज्ड फ्रॉम नरसिंह राव मेरा कार्डर फाइल रिजेक्ट करवा के और मुझे गुजरात भेज दिया। अब बताइए। मेरा वही सवाल दोबारा से लास्ट है कि भाई क्या सिर्फ नेता ही सब कुछ कर सकते हैं? आईपीएस आईएएस पुलिस अधिकारियों की कोई वैल्यू नहीं है, जो चाहे नेता चाहेगा वही होगा। कौशिक साहब, ये प्रजातंत्र है। जब संविधान निर्माता बना रहे थे संविधान, उनको पता भी नहीं था कि इतने गिरे हुए नेता भी आने वाले हैं। कितने गिरे हुए? हाँ, मतलब कि जो पुलिस को, एसपी को भी इतना दबा देंगे कि मेरे घर पे लाओ दूसरा एसपी और उसको मैं ठोकूंगा। उन्होंने कल्पना नहीं की होगी कि नेता इतने गिरे हुए हो सकते हैं। तो संविधान में जो नियम बने हुए हैं उसमें क्या है कि देखो, कई तंत्र होते हैं। राजतंत्र के अपने गुण है, अपनी नुकसान है। कम्युनिज्म के अपने कुछ फायदे, अपने नुकसान है। लेकिन डेमोक्रेसी भारत ने अडॉप्ट करी जी, तो डेमोक्रेसी के भी अपने फायदे, अपने नुकसान है। और डेमोक्रेसी भी अभी इवॉल्व हो रही है। डेमोक्रेसी में पावर, डेमोक्रेसी को प्रजातंत्र, प्रजा मालिक है। प्रजा 5 साल में अपना राजा चुन लेगी जी। वो पावर अपनी वो उनको दे देते, 5 साल के लिए दे दी। 5 साल वो मालिक हो गए। फिर सबसे ऊपर कौन हो गया? पॉलिटिशियन, एग्जीक्यूटिव मिनिस्टर्स, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर वगैरह, ये सारा सिस्टम हो गया। लॉ एनफोर्समेंट भी उनके पास है, नेताओं के पास है, और लॉ मेकर्स भी हुए, राइट। अब आता है मशीनरी, आईएएस आईपीएस, नीचे सरकारी कर्मचारी, वो उनके नीचे रखे गए हैं। नियम ऐसा, वो उनके ऊपर नहीं रखे गए। तो यानी उनकी वो बदली कर सकते हैं, उनको सस्पेंड कर सकते हैं, उनको नौकरी से निकाल सकते हैं, उन पे झूठे केस डाल, क्योंकि उनके पास पावर। जब कानून और पावर का स्ट्रगल होगा उसमें हमेशा पावर जीतेगी, क्योंकि संविधान में पावर उनके पास ज्यादा है, उनको दे रखी है। हाँ, जैसे यदि गुजरात में हरेन पंड्या साहब पे मैंने कार्रवाई चाहिए, ये उन्होंने गलत किया था, वो किडनैपर को बचा रहे थे, लेकिन उसमें हारा मैं, पावर उनके पास, सस्पेंड हुआ, डिसमिस हुआ, सब हुआ, बदली हुई मेरी पहले, फिर मेरा सस्पेंशन डिसमिसल हुआ। और यदि मतलब मैं वहां रह जाता तो हरेन पंड्या साहब सीधी मुझे धमकी दी थी, कब्र खोद ली, मतलब आपको मैं मरवाऊंगा। वो मरवा भी सकते थे, क्योंकि उनके पास, हमारे पास पावर, हमसे ज्यादा धन होती है, हमारे पास हमसे ज्यादा पावर होती है। मारने के बाद वो ये भी मैनेज कर लेते हैं कि भाई इसको खत्म करो, और वो पुलिस को बोलेंगे जी इसने मारा है, वो खुद ही आ जाएगी कि मैंने मारा है, पैसे लेके मरवा सकता। कुछ भी हो सकता है। हाँ, यानी इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि जो प्लेटो वाली बात है, जब तक कानून और राजनीति, संविधान वगैरह में इतनी कोई ताकत नहीं है जितनी कि बंदे में ताकत होती है। एनलाइटेंड रूलर जब तक नहीं होगा, जब तक अच्छे लोग राज में नहीं आएंगे, चाहे वो नेता हो, चाहे वो पुलिस हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, अकेला कानून कुछ नहीं कर सकता, अकेला संविधान भी कुछ नहीं कर सकता। वी नीड गुड पीपल, अच्छा व्यक्ति, एनलाइटेंड रूलर। प्लेटो की बात है, एनलाइटेंड रूलर आएगा, चाहे वो फिर नेता हो, पुलिस वाला हो, आईएएस हो, आईपीएस हो, जज हो, जब तक वो एनलाइटेंड नहीं होगा, वो खुद कामी क्रोधी लालची है। मान लो उसको रात को 3W चाहिए, वाइन चाहिए, विमेन चाहिए, वेल्थ चाहिए, तो क्या करे? कामी है, नई औरत चाहिए, मान लो लोभी है, पैसा चाहिए, तो वो, और क्रोधी है, उसको अपने सामने वाले को ठोकना भी है। तो उसमें यदि कामी क्रोधी लालची लोग होंगे तो उसके ऐसे परिणाम होंगे। यानी वी नीड टू चेंज द माइंड ऑफ द पीपल। भगवान बुद्ध कहते हैं लोगों का मन पवित्र करो। जिसका मन पवित्र हो जाता है, सुख ऐसे आता है जैसे बैल के पीछे गाड़ी आती है। तो आपने बहुत समय दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सी बातें आपने बताई। थैंक यू। जय हिंद, नमो बुद्धाय। मैं जो है भाइयों, मैं भगवान बुद्ध का विपस्सना ध्यान सिखाता हूँ। जो भी विपस्सना, जैसे आपका काम, क्रोध, लोभ आप यदि कंट्रोल नहीं कर पाते तो उसको कैसे कंट्रोल करें, तो विपस्सना ध्यान मुझसे सीखने के लिए मुझसे मोबाइल पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा मोबाइल नंबर है 972604
5231 भगवान बुद्ध सब पर कृपा करे, भगवान सबको सद्बुद्धि दे। और सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, सर्वे भवतु मंगलम। नमो बुद्धाय, नमो नमो। तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दो और जिनके सवाल थे उनको जवाब भी मिल गया होगा। पहुंचाओ ये वीडियो हर व्यक्ति तक कि भाई एक आईपीएस के साथ क्या हुआ, कैसे हुआ, सारी कहानी इन्होंने बताई है। वीडियो शेयर करें और देखते रहिए इंडिया न्यूज़ 16। नमस्कार, धन्यवाद।